जी, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट मैच तो हरा दिया है। हम ये देखेंगे कि वो कौन-सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच हारा, और ये भी देखेंगे कि वो कौन-सा कोलपैक का खिलाड़ी है जिसकी आने की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम में जान उसके पड़ी। साथ साथ हम देखेंगे कि कौन बनेगा इंडियन T20 का ओपनर, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या वार्नर BBL छोड़ के UAE लीग खेलेगा या नहीं। ये सब और बहुत कुछ, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय। जी उमैर साहब, पाकिस्तान हार गया है यार। क्या क्या बना यार ये टेस्ट मैच में हमारे साथ। यार सही बात है, पाकिस्तान हार गया है और बड़े थोड़े से अपसेट हुए हैं हम कि जिस तरह फर्स्ट टेस्ट मैच को चेस किया था पाकिस्तान ने। तो ये वाले टेस्ट मैच में भी हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान मतलब सेकंड टेस्ट मैच पे स्कोर चेस कर देगा। ऑल दो स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था सेकंड इनिंग में पाकिस्तान को, लेकिन वही बात है कि श्रीलंका जो स्पिनर्स हैं उन्होंने अपना जादू दिखाया और इतनी अच्छी स्पिन बॉलिंग कराई कि पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल किए और पाकिस्तान हार गया। तो नहीं, मुझे तो वैसे आप ये बताएं। उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान स्कोर चेस करेगा, क्योंकि टाइम बड़ा कम था हमारे पास। ऑल्दो मुझे ये उम्मीद ज़रूर थी कि पाकिस्तान जिस तरह पहले टेस्ट मैच में काफ़ी लंबी इनिंग्स खेली अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने, तो मुझे लग रहा था कि हम टेस्ट मैच ड्रॉ ज़रूर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए था शायद। लेकिन वही आपने जिस तरह कहा कि जयसूर्या भाई की गुड्डी चढ़ी हुई है, और उन्होंने क्या मतलब है बॉलिंग करवाई है। ज़रा एक स्कोर कार्ड पे क्विकली एक नज़र मारते हैं समरी के तौर पर कि श्रीलंका ने 378 बनाए पहली इनिंग्स में, बहुत अच्छी बैटिंग की एज़ यूजुअल। चंदीमाल के बारे में तो आप हम बात करते ही रहे हैं, पहले भी पिछले एपिसोड में चंदीमाल भी तो किया। आपके बड़े फेवरेट हैं, बिल्कुल। आजकल फ़ेवरेट हुए मैं वैसे, लेकिन अल्लाह करे कि अब ये लिमिटेड फॉर्मेट में भी इसी तरह खेलना शुरू कर दें। टेस्ट में तो बहुत ज़बरदस्त खेलना शुरू हो गए हैं। फर्नांडो ने भी अच्छा खेला, और जो चीज़ एक उमैर देखने को मिली वो ये कि ये अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। इनकी रन रेट ज़्यादा थी। उसके बारे में क्या ख़्याल है पहली इनिंग्स में ख़ास तौर पे? यार बिल्कुल, इन्होंने अपनी फर्स्ट इनिंग में बड़ा अच्छा पेसअप किया था। जिस तरह ये भी एक पॉइंट इनका हो सकता है कि जिस तरह वहाँ पे जो हालात थे, बारिश वगैरह के भी चांसेस बन रहे थे, बैड लाइट भी थी, तो इस वजह से भी उनका, और ज़ाहिर है इन्होंने ये मैच जीतना भी लाज़मी था। तो ये सब इनके माइंड में पॉइंट्स थे कि इन्होंने सोचा होगा कि हम लोग अपनी स्ट्राइक रेट को ज़्यादा अच्छा लेके चलते हैं, और बिल्कुल अच्छा खेले यार। इवन फर्स्ट इनिंग में भी पाकिस्तान के स्पिनर्स मतलब नहीं काम उस तरह कर सके, और शुक्र है नसीम शाह थे टीम में, उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब बकअप किया पाकिस्तान को, और मतलब हो गया। और हाँ, ये पॉइंट है मेरा इस बात पे। नहीं, सही और आप पॉइंट मुझे है। ये बताएं। बिल्कुल सही पॉइंट है। आप मुझे ये इसमें जो है सलमान अली आगा एक शाइनिंग लाइट नज़र आए। पहले टेस्ट मैच में हम कह रहे थे कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन जो है दूसरे टेस्ट मैच में इन्होंने अपनी जगह एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि शायद अगली सीरीज़ के लिए भी थोड़ी सी पक्की कर ली है। बड़ी मुश्किल कंडीशन थी, हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो गया, बाबर आजम भी फेल हो गए, सारे ही फेल हो गए। तो ये बेचारा अकेला लगा रहा, और बिल्कुल दिन के एंड में आउट हो गया। अगर ये उस दिन शायद आउट ना होता तो शायद पाकिस्तान की लीड जो श्रीलंका को मिल गई पाकिस्तान के खिलाफ, वो थोड़ी हम्म, कम हो जाती और शायद हमारा चांस ज़्यादा बन जाता। तो सलमान अली आगा पे ज़रा कुछ बताएं। यार सलमान अली आगा पे मैं जिस तरह फर्स्ट मैच उसने खेला तो उस पे मेरे तो थोड़े रिमार्क्स आपको पता है। मैं चाह रहा था कि उसको बिठा के किसी और बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन को लेके आए, और बल्कि आप कह रहे थे कि भाई इसको जरा चांस देना चाहिए टीम में अगर इसको खिलाया है। तो सलमान अली आगा ने खैर परफॉर्म किया है और अपनी जगह मेरे ख्याल में इसने बना ली है। जिस तरह फर्स्ट इनिंग में हम देख रहे थे कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, और इसने बड़ी क्लासिक इनिंग खेली है, मतलब कि ना उस फोर्थ फिफ्थ डाउन आके इसने एक अपना ना मेरे ख्याल में जगह बना ली है इसने अगले टेस्ट मैचेस के लिए अपनी। और उसके साथ साथ अगर हम देखें जो डे फोर तक, तो जिस तरह हमने अभी बात की कि डे फोर तक पाकिस्तान की सिचुएशन मतलब कि लग रहा था यार ड्रॉ के, मतलब लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा मैच, लेकिन डे फाइव में आके बॉल इतनी ज्यादा टर्न हो रही थी कि मतलब कि समझ ही नहीं आ रही थी बैट्समैन को। इवन कि आपने देखा होगा कि बाबर आजम ने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है शुरू में। क्या ख्याल है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो यार कि बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन थे। हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है कि पाकिस्तान मैच बचा जाता या जीत जाता। जीतना तो ख़ैर बहुत मुश्किल था। लेकिन ऑब्वियसली हम्म, जिस लेवल की जयसूर्या बॉलिंग कर रहा था, और मेंडिस ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। दोनों इनिंग्स में मतलब दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है। तो मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ये आप एक पैट्रियोटिक होके सोच सकते हो, लेकिन कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए थे। अब इसमें जो बात
एक जो आपने की कि सलमान अली आगा के बारे में मैं कह रहा था कि उसको चांस देना चाहिए। बाबर आजम ने हम दोनों की बात सुन ली है बेसिकली। तो बाबर आजम ने आपकी बात इस तरह सुन ली कि उन्होंने फवाद आलम को खिला दिया अजहर अली की जगह पर, ठीक है। लेकिन अब उससे हुआ ये कि पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो गया कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें बाबर आगे, तीसरे पे रिजवान एज अ कीपर, चौथे पे जिस पे काफ़ी लोगों ने पॉइंट उठाया कि कौन सी टीम है जो चौथे नंबर पर कीपर को खेलती है, खास खिलाती है, खास तौर पे 100 ओवर अगर आप बॉलिंग कर गए और फिर कीपर को आप चौथे नंबर पे ले आओ, वो भी अर्ली विकेट्स गिर जाएं आपकी। तो उस बैटिंग ऑर्डर के बारे में क्या आपका व्यू है पॉइंट के? फवाद आलम अजहर अली की जगह बनता था या फवाद आलम सलमान अली आगा की जगह बनता था? जिगर ये तूने ये बड़ी अच्छी बात की है कि मतलब कि ना फवाद आलम की वन डाउन तो जगह बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ठीक है। और जिस तरह आपने सेकंड पॉइंट ये मतलब डिस्कस किया कि मोहम्मद रिजवान वाली बैटिंग का मतलब कि सेकंड डाउन आ रहा है, तो यार थर्ड डाउन तो वो भी मतलब बिल्कुल मेक सेंस करिए कि एक टेस्ट मैच में जो विकेट कीपर होता है वो हमेशा लोअर मिडल पे ही आता है। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। और दूसरी चीज आप क्या पूछ रहे थे अभी कि अजहर अली को के इसकी जगह हाँ, आना चाहिए फवाद आलम अज़हर को, हाँ। अज़हर अली अच्छा, की जगह फ़वाद आना चाहिए था या फ़वाद को सलमान की जगह आना चाहिए था? यार मेरे ख्याल में ना फवाद आलम को सलमान अली आगा की जगह आना चाहिए था, क्योंकि अगर हम पास्ट मैचेस भी देखें तो फवाद आलम तो कभी ऊपर मतलब सेंस ही नहीं बनती कि वो मतलब इस तरह खेले। और सलमान अली आगा की जगह फवाद आलम को आना चाहिए था, अजहर अली को उधर ही रहना चाहिए, या ये लोग ये कर सकते थे कि अजहर अली की जगह सऊद शकील को ले आते। क्या ख्याल है? हाँ, या सऊद शकील या शान मसूद। मैं प्रेफ़र करता शान मसूद को क्योंकि शान मसूद ज़रा टॉप ऑर्डर में ज़्यादा खेलते हैं। सऊद शकील भी मतलब मिडल ऑर्डर बैट्समैन चौथे नंबर पे ज़्यादा खेलते हैं। अब हुआ ये ना कि इस तरह खिलाने से बैटिंग ऑर्डर पूरा आपका ख़राब हो गया। अ, मतलब जब करियर के शुरू में फवाद आलम ने ख़ैर श्रीलंका के खिलाफ मेरा ख़्याल है जो सेंचुरी की थी उसमें शायद ये ओपनर आए थे या वन डाउन आए थे, कोई इसी तरह का चक्कर था। तो ओपनर भी सॉरी वन डाउन भी इनको खिला सकते थे अगर अज़हर अली के डाला था जगह पर। तो ख़ैर मुझे बैटिंग ऑर्डर की कोई सेंस समझ नहीं आई। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि शाहीन शाह अफ़रीदी इंजर्ड हुए थे और उनकी जगह नौमान अली आए थे और नौमान अली की परफ़ॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। तो वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी उस तरह नहीं परफ़ॉर्मेंस दे सके और उनकी एवरेज, उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अजीब-सा ही चल हम्म। रहा है उनका, हालाँकि वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। तो उनके बारे में क्या आपका है ख़्याल? यार बिल्कुल एक बात है कि नुमान अली जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह श्रीलंका की पिचेस है वहां पे नुमान अली एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, मतलब यासिर शाह और मोहम्मद मोहम्मद नवाज के साथ। लेकिन नुमान अली उस लेवल पे नहीं कर सके, हालांकि इनका जो हम टेस्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि मतलब सही रिकॉर्ड है इनका, मतलब 11 मैचेस में 30 विकेट्स हैं। और उसके साथ साथ फर्स्ट क्लास में भी इनका ब्रिलियंट रिकॉर्ड है, मतलब 96 मैचेस में 336 विकेट्स हैं इनकी। तो लेकिन उस तरह परफॉर्म, एक थोड़ी सी हार्ड लक रह गई नुमान अली की कि जब वो बॉल करा रहे थे तो बड़ा आसान कैच था जो कि बाबर भाई ने मिस कर दिया। तो वो थोड़ा मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादा दिल पे ले लिया वो वाले कैच को। क्या ख्याल है? नहीं, नहीं बाबर आज़म बेचारे का अच्छा नहीं रहा ये वाला मैच ओवरऑल, मतलब हाँ। लास्ट लास्ट इनिंग्स में तो बैटिंग अच्छी की है लेकिन एज़ अ फ़ील्डर अच्छा नहीं रहा मैच। नौमान अली के ख़ैर कैचेज़ और स्टंपिंग ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी छोटी है तो ये अनलकी भी रहे हैं, ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। बट स्टिल कंसिडरिंग जिस तरह जयसूर्या ने बॉलिंग की है और ये जयसूर्या से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं नौमान अली से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। यार बिल्कुल सही कह रहे। अब देखे ना यार, यहाँ पे कितना बड़ा अभी गैप नजर आ गया। अब आजकल हर कोई मीडिया पे बात करे कि भाई पाकिस्तान के स्पिनर्स किधर है। मतलब हुँ। कि ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने आई थिंक पहले भी कुछ एपिसोड्स में बात की है कि भाई पाकिस्तान रेदर देन मतलब मोहम्मद नवाज पे रिलाय उस तरह करे, तो एक प्रॉपर स्पिनर इनके पास होना चाहिए यहाँ पे कि जो ना मतलब अच्छी बॉलिंग करे। जिस तरह श्रीलंका के जो आप देखें कि जो लोअर जो उनके जो नीचे खेलने वाले प्लेयर्स थे वो मतलब मैक्सिमम स्पिनर्स थे। तो हुँ। पाकिस्तान को भी एक स्पिनर इनकी यहाँ पे लाजमी चाहिए, गाइड नीड है यहाँ पे एक स्पिनर की। यार देखो अब टीम कॉम्पोजिशन तो ठीक ही थी कि स्पिनर सारे लोग कह रहे थे कि पहले मैच में आप एक स्पिनर कम खिला रहे हो लेकिन अब नोमान के डालने से टीम कॉम्पोजिशन ठीक होगी। फवाद आलम भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेते हैं, सलमान अली आगा भी बॉलिंग करा लेते हैं, तो बॉलिंग ऑप्शंस तो बहुत थी। लेकिन डिसअपॉइंटिंग जो यूज नहीं हुई ना। हाँ, डिसअपॉइंटिंग शायद ये रहा कि बैटिंग ही परफॉर्मेंस कर सकी और मेजर रोल ये भी होता है कि अगर आपकी बैटिंग यूनिट परफॉर्म कर जाती तो शायद बॉलर्स के पास ज़्यादा कुशन होता और दूसरी टीम भी अंडर प्रेशर होती। तो इधर ऑपोजिट था कि पाकिस्तानी बैट्समैन अंडर प्रेशर रहे
श्रीलंकन बैट्समैन खुल के खेले, सही है? तो ये भी एक फैक्टर है कि आपकी बॉलिंग लाइन को ये भी ज़रूरत होती है कि आपकी बैटिंग उनको ज़रा मतलब थोड़ा-सा बैक करे, जो कि नहीं हुआ इस मैच में। पाकिस्तान पहले दिन से ही अंडर द पंप रहा है। अम, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े का एक रिकॉर्ड भी बना है इसी टेस्ट मैच में जयसूर्या की, जिस तरह हमने बात की कि यार इस बंदे की बहुत स्ट्रगल है। मतलब कि ये इसका हम्बल बैकग्राउंड है बिल्कुल, और इसको जो मेजर लाने में सबसे ज़्यादा रोल था करुणारत्ने का, जो कि कैप्टन है, वो बिल्कुल। इसके साथ डोमेस्टिक लेवल पे भी खेल चुका हुआ है। तो उसने बल्कि इंसिस्ट किया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कि यार इसको चांस तो, माना फ्रेशर है लेकिन मैं इसके साथ खेलता रहा हूँ, तो इसको चांस देना चाहिए। तो देखें वो वाला चीज़ एक काम कर गई और बल्कि इसने एक रिकॉर्ड भी बना लिया है कि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन 3 ओडीआई 3 टेस्ट मैचेस। हुँ। और मतलब इसकी आई थिंक 3 मैचेस में 29 विकेट्स हैं। तो हाँ, आई ये एक थिंक बड़ा सो। अच्छा एक जी, जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा एक नज़र आ गया ये श्रीलंका को बॉलर मिल गए। और इसकी जो ख़ास बात है जो ये है जिसपे इसने मोहम्मद रिज़वान को भी आउट किया था, कि मतलब कि इसने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि मेरी जो कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट एक एक होती है, चीज़ होती है कि यार ये बॉल कराऊँगा तो आउट हो जाएगा। कहता है कि मैं हर 2-3 ओवर्स के बाद ना मतलब एक स्ट्रेट बॉल फेंक देता था। वही हफ़ीज़ वाली बात हुँ। पहले वाली। तो वही वाली बॉल पे फिर मोहम्मद रिज़वान आउट हो गया। क्या ख़्याल है? बिल्कुल सही बात है यार कि इसकी बड़ी स्ट्रगल है और इसका मैं इंटरव्यू भी पढ़ रहा था। तो वही वाली बात है हम्बल बिगिनिंग्स जिस तरह आपने बोला बड़ा अच्छा लगा कि ये चलो इसको चांस मिला हालाँकि इसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी बाकी स्पिनर्स से। हुँ, लेकिन अब 2 मैचों में इसने 17 विकेट्स ले लिए हैं। पहले हमें रंगना हेरात तंग करते रहे हैं, अब लग रहा है कि जयसूर्या भाई पाकिस्तान की नींदें हराम करेंगे। धनंजया ने बहुत ही हुँ, क्रूशियल इनिंग्स खेल दी वो आपकी सेकंड इनिंग्स में और 100 मारी और बिल्कुल। उसकी बाबर ने भी बड़ी तारीफ़ की कि उसकी वो जो इनिंग्स थी, वो शायद एंड में जो है मेजर एक डिफरेंस क्रिएट कर गई कि जहाँ पे पाकिस्तान शायद होप कर रहा था कि हम अंडर 300 इनको आउट कर लें, वो नहीं हो सका और लीड काफ़ी लंबी हो गई और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। धनंजया के बारे में बताओ? यार धनंजया जिस तरह बड़ा हेवी उसने इनिंग खेली है सेकंड इनिंग, और मतलब श्रीलंका शुरू में स्ट्रगल कर रहा था सेकंड इनिंग में, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा मतलब परफॉर्म किया है। और मतलब कि वही बात है कि रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली है हुँ, और उनका होम भी था, तो कुछ चीज़ें उनकी फेवर में भी थी और मतलब सही खेल गए। ये वही वाला पैटर्न श्रीलंका ने दिखाया है जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने खेला था, कि मतलब कि एक टेस्ट मैच हारे, फिर उसके बाद कमबैक। इवन अगले टेस्ट मैच भी आपको ऑस्ट्रेलिया वाला याद हो कि फर्स्ट इनिंग जो वो जीते थे टेस्ट में, फर्स्ट इनिंग में स्ट्रगल किया था, सेकंड हुँ। इनिंग में कमबैक आके जी विकेट्स ले ली और स्कोर बना लिया। और इसी तरह अभी इन्होंने इधर भी किया है कि आके जो लास्ट 23 ओवर थे उसमें 8 विकेटें ले ली पाकिस्तान की इन्होंने। तो हाँ, नहीं ये बड़ा एक पाकिस्तान का पॉइंट है। कोलैप्स ही हुआ है और यार इनकी बैटिंग डेप्थ भी अब अच्छी लग रही है श्रीलंका की। मतलब धनंजया छठे 7वें नंबर पे आके 100 मार रहा है और धनंजया प्रॉपर बैट्समैन है और बॉलिंग भी पार्ट टाइम अच्छी कर लेता है। तो मतलब बिल्कुल। अच्छा मुझे जो इसमें बोले, लगा ना बोले। कि ब्राइट पार्ट जो लगा इस टेस्ट मैच में वो नसीम शाह की बॉलिंग लगी कि नसीम शाह की अच्छी बॉलिंग रही और थ्रू आउट दिस सीरीज़ जो है नवाज़ की बॉलिंग जो है वो बेहतर लगी बाकियों से। और यासिर शाह पे अब ये है कि अब आप ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो उनकी कमबैक इनिंग्स है और बहुत अरसे बाद खेल रहे हैं। तो इवन दो उनसे एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा से बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन आपको थोड़ा-सा लीवे देना पड़ेगा कि कमबैक कर रहे थे। बाकी प्लेयर ऑफ द मैच धनंजया बात रहे और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जयसूर्या जी, रहे। 1-1 से सीरीज़ जो है ये ड्रॉ हो गई लेकिन डेंट पड़ गई जी। दोनों टीमों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। बिल्कुल, पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पड़ गए। आई थिंक हाँ, पाकिस्तान अब नीचे आ गया, इंडिया 5वें ऊपर हो नंबर गया, पे। है ना? 5वें हुँ, नंबर पे आ गया, इंडिया ऊपर हो गया है। श्रीलंका अब ऊपर है उससे, इंडिया से। तीसरे में। तो देखा जाए कि श्रीलंका के लिए थोड़ा बेहतर रहा। लेकिन यार वही बात है जलाल, कि अभी तो श्रीलंका ने देखे ना, अभी टेस्ट मैचेस श्रीलंका में ही खेले। अभी पता चलेगा जब ये किसी और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या कोई हार्ड पिच पे जाते हैं, वहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। और वहाँ पे जो ये स्पिनर्स हैं इनके, ये वहाँ पे उस तरह वर्कआउट करते हैं या नहीं, मतलब हुँ, ये अब बड़ा मैटर करेगा इनके लिए। बिल्कुल करेगा। हमारे लिए भी करना था, हमें ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ जीतनी चाहिए थी और वो कहीं न कहीं हमें हाइंडसाइट में बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी कि हमें वो होम सीरीज़ हारने की वज़ह से शायद हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल पाएँगे। अभी चांसेस तो बहुत कम है। अब यही है कि दूसरी हम्म, टीम
इस तरह कर दे और तीसरी टीम इस तरह कर दे तो शायद पाकिस्तान का चांस बन जाए। बड़ा मुश्किल है, अभी लग नहीं रहा। एक नज़र मैं चाह रहा था कि बॉलिंग एवरेजेस पे पाकिस्तान की टीम की डाली जाए, और उस हिसाब से अगर आप देखिए तो क्लियर एक चीज़ पैटर्न नज़र आ जाता है कि शाहीन शाह को हमने बहुत ज़्यादा मिस किया दूसरे टेस्ट मैच में, क्योंकि वो अर्ली ऑन हमें विकेट्स लेके देता है। इस सीरीज़ में, इस पहले मैच में भी उसकी एवरेज, उसकी इकॉनमी, उसकी स्ट्राइक रेट मतलब सबसे ऊपर और सबसे अच्छी थी। उसके बाद आप नसीम शाह और मोहम्मद नवाज़ को ही देखते हो, और बाकी मतलब इग्नोर करने वाली बॉलिंग ही है। बड़ी पैथेटिक बॉलिंग रही है बाकी। यार बिल्कुल। और हसन अली यार बड़ा एक हालांकि पता नहीं यार, कुछ मैं तो कुछ कमेंट पास नहीं कर सकता हसन अली के बारे में हम क्योंकि पहली एपिसोड्स में मैंने बहुत कुछ बोल दिया उसका, लेकिन वही बात है कि परफॉर्म उस तरह नहीं कर रही है जिस तरह से इनको बाबर आजम को जिस तरह इन पे यकीन है। आई थिंक अब मेरे ख्याल में एक राइट टाइम आ गया है कि हसन अली को रेस्ट देना चाहिए प्रॉपर। उसको भी वही बात कहनी चाहिए जो आजकल अहमद शहजाद को कही जा रही है कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करो और फिर आओ। तो यार, मेरे ख्याल में हसन अली को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। हसन अली के बारे में हम ये तो कहते रहे हैं कि भाई इनकी लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत मतलब अप डाउन परफॉर्मेंस रही है। हम मतलब मल्टीपल एपिसोड्स में ये बात कर चुके हैं। लेकिन अब हसन अली के बारे में आप ये नहीं कम से कम कह सकते कि इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं दी। ये काउंटी में गए, इन्होंने काउंटी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे इन्होंने विकेट्स भी ली। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि काउंटी की कंडीशंस अलग हैं और श्रीलंका की कंडीशंस अलग हैं, और श्रीलंका में आपको उस तरीके से बॉल हिलेगी नहीं जिस तरीके से इंग्लैंड की कंडीशंस में हिलती है। तो बहुत ही नहीं लेकिन मतलब तो अभी देखें, ये तो बड़ी एक मिक्स सी बात होगी कि अभी अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक के बाद इनको काफी चांस मिला है अभी इस सीरीज में वेस्ट इंडीज में भी, तो परफॉर्म नहीं कर रहे अभी। इनको क्या वही एज अ जो विराट के साथ किया हुआ है, रेस्ट करा दें इनको एज अ, क्या इसका क्या सोल्यूशन है यार, मैं दोगे? वही कह रहा हूँ कि लिमिटेड ओवर्स में तो आपको समझ आती है कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक। लेकिन टेस्ट मैच में अगर आप इनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी देखो अभी तक, और इवन काउंटी का रिकॉर्ड देखो, क्योंकि इस सीरीज से पहले वो काउंटी खेल के आ रहे हैं, तो उनकी सिलेक्शन पर तो हमको आप डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन में है। अब ये 2 मैच उनके बहुत बुरे चले गए हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या आप उनको अब टेस्ट स्कीम ऑफ द थिंग्स में भी अब निकालना चाहते हो? और अगर आप निकालते हो, तो पीछे आप और तीसरा फास्ट बॉलर कौन है आपके पास? क्या आप हारिस रऊफ को डेब्यू कराओगे? क्या आप फ़हीम अशरफ को नहीं आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, और वो भी एक पॉइंट है कि फ़हीम अशरफ को क्या आप दूसरा टेस्ट मैच नहीं खिला सकते थे? ठीक है? सो ये भी एक बात है कि आप किसको लाओगे तीसरे में? यार, मेरे ख्याल में ना अगर तीसरा एक बॉलर हो तो मैं मोहम्मद अब्बास को लाऊंगा। मतलब कि वो प्रॉपर टेस्ट बॉलर है और उसका रिकॉर्ड भी बहुत फिट है और इन पिचेस के लिए वो बड़ा अच्छा था। क्या ख्याल है? यार, मैं डिसएग्री इस वजह से करता हूँ क्योंकि मोहम्मद अब्बास को इन्होंने निकाला क्यों था, अगर आपको याद हो। क्यों? मोहम्मद नहीं, मुझे नहीं अब्बास याद ने क्यों निकाला था। इंग्लैंड की के खिलाफ इंग्लैंड की सीरीज़ में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जब उनको दूसरे मैचेस में खिलाया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खिलाया खिलाया या बाकी टीम्स के अगेंस्ट खिलाया, तो होता ये था कि उनकी पेस इतनी कम है कि बैट्समैन जो हैं वो क्रीज से बाहर आगे 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 खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब जब आप आगे आगे खड़े हो जाते हो तो आपकी एलबीडब्ल्यू वगैरह होना नहीं, सही है? तो वो उधर से वो उसको काउंटर कर देते थे, और उसको काउंटर करने के लिए मोहम्मद रिजवान को आगे आके खड़ा होना पड़ता था एज अ विकेट कीपर। तो वो मीडियम पेस बॉलिंग चल रही थी। हम्म, अब इतनी कम पेस के मतलब 74-75 माइल्स पे आप बॉलिंग करा रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गुड इनफ है। उससे बेहतर ऑप्शन मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ है, जो आपको बॉलिंग भी दे रही है, बैटिंग भी दे रही है, और फील्डिंग भी बेहतर दे रही है। तो मोहम्मद अब्बास ठीक है, कंडीशंस में, इंग्लैंड कंडीशंस में बहुत लीथल बॉलर है, नो डाउट, हम्म। लेकिन हर कंडीशन का वो बॉलर नहीं है। तो मेरा तो ये उस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब हसन अली का आप मतलब अगर रिकॉर्ड निकाल के श्रीलंका देखो की ना पिच, यार, हाँ, हाँ, टेस्ट मैच वो में, तो तो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। आप 21 उसको मैचेस में अब 70 आप विकेट्स उसको है। उसकी तरह नहीं कंपेयर कर सकते अहमद शहजाद की तरह, क्योंकि इसने काउंटी में भी परफॉर्मेंस दी है, ये डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके टीम में आया था। अब इसके हम्म, कुछ मैचेस ठीक है, लिमिटेड ओवर्स में तो नो डाउट मेरा कोई उससे बहस नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच में अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसको बाहर निकालो, किस तरह निकालो। कैचेस भी ड्रॉप किए हैं वैसे हसन अली ने इस सीरीज में भी। यार वो तो मजे का सीन ये था कि बाबर आजम ने जब कैचेस छोड़े तो पूरे मीडिया ने हसन अली को खामखा मतलब कि काफी उस पे ज्यादा मीम्स बनाई है बाबर आजम को छोड़ के, है नहीं, ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यार ट्रिकी मामला है। मैं
मुझे लगता है एक आध और सीरीज में अगर हसन अली को रख भी लेंगे टेस्ट करने के लिए, टेस्ट मैच में, वनडे में नहीं, तो मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे तो वहाँ डिसअपॉइंटमेंट पे हुई तो टेस्ट। वो हाँ, आगा बोले। सलमान की बिल्कुल भी मतलब बॉलिंग इफेक्टिव नहीं लगी ज़्यादा, क्योंकि हाँ, मतलब उनको एज अ ऑफ स्पिनर भी सारे कह रहे थे कि एज अ थर्ड स्पिनर खिला रहे हैं, लेकिन वो थर्ड स्पिनर वाली बात नहीं लगी। अगर आप देखो तो उन्होंने 34 ओवर करवाए हैं 2 टेस्ट मैचों में, और सिर्फ 3 मेडन्स हैं उनके, ठीक है। 3.5 की इकॉनमी है, तो वो कंट्रोल नहीं है। और अगर आप नौमान की देखो, तो जो नौमान की आपकी बॉलिंग से इसमें स्टैट्स में से एविडेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने एक मैच में 35 ओवर करवाए हैं और सिर्फ 2 मेडन्स हैं, ठीक है। तो 2 मेडन्स बहुत बिल्कुल। कम है यार, मतलब आपका ये इतना एक्सपीरियंस्ड बॉलर है और 2 मेडन्स तो बहुत कम है। और आप देख लो उनकी परफॉर्मेंस। हाँ, नहीं सही बात है। ये पाकिस्तान के जो काफ़ी क्रिटिकली देखना पड़ेगा इनको, कि स्पिनर वाले जो स्क्वाड में के स्पिनर्स में कौन-सा मतलब ये कंसीडर करें। और लेकिन यार अब कोई ऑप्शन भी नहीं है ना उस तरह पाकिस्तान के पास कि बंदा बोले यार कि ठीक है, आप नोमान अली को बिठा के किसी और कौन मतलब जो प्रॉपर स्पिनर हो, यार कौन आ जफर सकता है गोहर इसके है, लेवल का? जफर गोहर काउंटी खेल रहे हैं यार और हाँ, जफर गोहर ने काफी विकेटें भी ले रहे हैं वहां पर, तो वो ऑप्शन है। अच्छा। और वो आपको बैटिंग भी दे देते हैं और यंग लड़का है, फील्डिंग भी दे देता है। लेकिन अब वही बात है कि क्या अब नवाज भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, जफर गोहर भी लेफ्ट आर्म है, नौमान अली भी लेफ्ट आर्म है। फिर एक डोमेस्टिक में हुँ, ऑप्शन है ऑफ स्पिनर की, मुबस्सिर खान की। वो मुबस्सिर अहमद या मुबस्सिर खान नाम है उस लड़के का, वो बड़ा यंग लड़का है, वो हुँ, बैटिंग भी करता है, मिडिल ऑर्डर में बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, ऑफ स्पिन भी करवाता है। लेकिन अब वो बड़ा यंगस्टर है। और जो तीसरी बात लोग कह रहे हैं, ख़ासतौर पे राशिद लतीफ़ बड़ा उसको कह रहे हैं और बड़ा उनको गुस्सा भी है इस चीज़ पे कि शादाब खान को क्यों हम टेस्ट मैचेस में कंसिडर नहीं कर रहे, कि वो आपको बैटिंग भी देता है, फील्डिंग भी देता है और वो आपको बॉलिंग भी देता है, ठीक है। तो आप उनकी नज़र में शादाब खान को इस सीरीज़ में भी होना चाहिए था, बल्कि हर टेस्ट मैच के स्क्वाड में होना चाहिए। बिल्कुल ये बल्कि शादाब खान की जब वो ट्विटर स्पेस पे आए हुए थे, तो मैं उनको सुन रहा था कि उसपे उनसे किसी ने पूछा ना कि आप क्यों नहीं टेस्ट मैच में आ रहे ना? तो एक बंदा थोड़ा वो डिसहार्ट आके नहीं वो ये बंदा डिसहार्ट होके बोलता है ना कि यार अगर मुझे उधर खिलाओगे तो मैं उधर भी खेल लूँगा। हुँ। तो मतलब इस तरह की उनकी सिचुएशन मतलब कि वो भी विलिंग है टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो वैसे भी अगर हम देखा जाए कि ये वाली पिचेज़ के लिए श्रीलंका मतलब एक अच्छा वो हो जाता लेग स्पिनर। लेकिन वही बात है ना यार, यासिर शाह भी लेग स्पिनर है, शादाब भी आ जाता तो फिर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाती चीज़। हाँ, शायद ये दोनों एक साथ तो नहीं खेल सकते, लेकिन हुँ, इस मैच में खेल सकते थे कि नोमान की जगह शायद शादाब खेल सकता था अगर शादाब स्क्वाड में होते। लेकिन हमने जब इनिशियल रिव्यू किया था स्क्वाड में, तो हमें कोई स्क्वाड में मसला नज़र नहीं आ रहा था। अब बात ये हाँ, है कि आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप बॉलिंग की वज़ह से हारे हो या बैटिंग की वज़ह से हारे हुँ, हो। तो बॉलिंग तो चलो ठीक है, 3 बंदों ने परफ़ॉर्मेंस की, 3 बंदों ने नहीं की, सही है। हुँ। लेकिन अब बैटिंग को स्क्रूटनी करो तो बैटिंग में मुझे लगता है हम बैटिंग की वज़ह से हारे हैं, हम बॉलिंग की वज़ह से नहीं हारे ये सीरीज़। तो ज़्यादा बात हाँ, हमें अब हम बॉलरों पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट बैटिंग नहीं रही हमारी, और वो हमें देखना पड़ेगा कि बीइंग अ सबकॉन्टिनेंट टीम ये बहुत लंबे अरसे से हमारा चल रहा है कि हम लोग स्पिनर्स के अगेंस्ट वो बैटिंग नहीं कर पा रहे, जो हमारे शुरू में हमारे यूनुस खान और मिसबाह उल हक मशहूर थे, हुँ। या मोहम्मद यूसुफ मशहूर थे कि स्पिन के अगेंस्ट इंज़माम, वो वाली बात अब इन बैट्समैनों में नहीं है स्पिनर्स के अगेंस्ट। बिल्कुल, ये बात सही है आपकी कि उस तरह के नहीं हैं और पाकिस्तान के जिस तरह अभी सेकंड टेस्ट मैच का जो जो पोस्ट मैच जो होती है जिसमें बाबर आज़म ने बोला है कि उसने बोला है कि हम लोगों को लोअर मिडल पे काम करने की ज़रूरत है, कि हम वहाँ पे हमारे प्लेयर्स परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। और उसका यार यही सॉल्यूशन है मेरे ख़्याल में कि जो प्रॉपर बैट्समैन्स हैं ना उनको लेके आएँ। मतलब ऑल-राउंडर वग़ैरह को कंसीडर ना करें। साउथ शकील बाहर बैठा हुआ है, बेहतरीन बैट्समैन है, उसको लेके आएँ, सही है। शान मसूद को ले आएँ चलें। मतलब कि नए-नए प्लेयर्स को लेके आएँ, जिस तरह लेकिन इंडिया अब कर रहा आपने है कहा यार। ऑलराउंडर्स को ना रखें। अब मेरा पॉइंट ये है कि क्या फवाद आलम और सलमान अली आगा को कह रहे हैं कि ना रखें? यार देखें देखें अगर सलमान अली आगा और फवाद आलम मतलब एक पोजीशन पे ये दोनों बन सकते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप भी फवाद आलम को भी खिलाओ, आप सलमान अली आगा को भी खिलाओ।
इन दोनों की जगह एक प्लेयर होना चाहिए टीम में। ठीक है, चलो वो और मेरी बात थोड़ी समझ आती है। पर्सनल अटैचमेंट भी है फवाद आलम से इस बात पे कि मैं चाहता हूँ कि यार 36 इयर्स का हो गया है, 1000 रन है और उसको उसको कुछ अच्छा खिला दे। सलमान अली आगा मतलब बाद में खेलता है। यार मैं तो फवाद आलम से डिसअपॉइंट इस वजह से हुआ था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में फवाद आलम कह सकते हैं एक वो फ्लॉ नज़र आ गया कि उन्होंने लेग साइड पे सारी फील्डिंग खड़ी करके उनकी मतलब शॉटें ब्लॉक करके और उनको जिस तरीके से आउट किया तो ऑब्वियसली बाकी टीम्स भी उसी तरीके से देखेंगी और उनको प्लान आउट करेंगी। तो मैं तो कहता हूँ कि अब काफ़ी टाइम हो गया है और अनफॉर्चुनेट है कि उनके साथ ये हुआ, कैरियर में नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप फवाद आलम को फिट इन करने के चक्करों में बाकी प्लेयरों के कैरियर्स तबाह करें, सऊद शकील का या सलमान अली आगा का। तो अब नहीं, पॉइंट कैरियर है। तबाह तो ना करें। अगर फवाद आलम में मेरा मतलब ये तो नहीं है कि मतलब फवाद आलम अगर परफॉर्म ना भी करे तब भी उसको रखते रहे। मतलब एटलीस्ट एक दो टेस्ट मैच और उसको चांस दें और फिर अगर नहीं बनती बात तो फिर रखें। इस बात पे मुझे एक और बात आपकी याद आई कि रिसेंटली शायद फीवी ने भी फवाद आलम के बारे में बोला है कि यार ये बंदा थोड़ा प्रेशर ले जाता है और इसको इस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, अब देखो 5 टेस्ट मैचेस तो हो गए हैं फवाद को, 4 कह लो, चलो 4 टेस्ट मैचेस तो हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के मिला के और ये मिला के। तो अब देखना पड़ेगा कि इनको 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ और ही मैक्सिमम मिल सकती हैं। अज़हर अली की तो मुझे लगता है कि कहानी आपने छुट्टी हो मतलब गई ख़त्म है। करवा दी है? अब अज़हर अली के हाँ, पीछे भी तीसरे नंबर पे कौन खेलेगा, वो भी अब सोचने वाली बात है। एनीवेज़ मुझे लगता है हमने काफ़ी डिटेल में और थॉरोली डिस्कस कर लिया है और हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है कि बैटिंग में भी प्रॉब्लम्स हैं, बॉलिंग में भी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत कुछ सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। ख़ास तौर पे अगले अगर टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने जीतना है और ऊपर आना है, क्योंकि अगले हमारे अवे मैचेस ज़्यादा हैं, तो देखना पड़ेगा। बाकी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही है। वनडे तो हमने कवर कर ली थी पिछले एपिसोड में और हमने दोनों मैच कवर कर लिए थे। तीसरा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका तो 1-1 से वो सीरीज़ लेवल होगी। टी20 के हालात भी यही चल रहे हैं कि वो 1-1 से ही लेवल है। तो बिल्कुल। उसके बारे में अब यार उसके बारे में हाँ, अच्छा आप कुछ कह रहे बोले? हाँ, मैं कह रहा था इंट्रो में मैं कह रहा था कि कोलपैक का एक प्लेयर है वापस जिसने डिफरेंस क्रिएट किया है इस सीरीज़ में और वो है राइली रोसो। वो पीएसएल में तो हमारे बहुत मतलब इन रहे हैं वो बंदा पहले सीज़न से ही ऑलमोस्ट और अब उन्होंने ये दिखाया भी है इस सीरीज़ में कि यार 5-6 साल ये बंदा साउथ अफ्रीका से नहीं खेल सका और खेला नहीं है। अपनी अपनी वजह भी है और साउथ अफ्रीका की अपनी वजह भी है और बड़ा लॉस हुआ है साउथ अफ्रीका का यार। बहुत बड़ा टैलेंट है। हाँ, बिल्कुल ये अच्छा टैलेंट है और जिस तरह आपने बताया कि पीएसएल में ये मुल्तान की तरफ से खेलता रहा है और आई थिंक इस्लामाबाद की तरफ से भी खेला है कोयटा ये से खेला है, मुझे मेरा ख़्याल है पहले कोयटा से खेला कोयटा है, फिर से। शायद मुल्तान से। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा एक टैलेंट है। लेकिन यार इसको देखा जाए कि मतलब अच्छा खेला है मतलब सही है, लेकिन रोसो मेरे ख़्याल में पहली परफ़ॉर्मेंस इसने काफ़ी अरसे बाद की और अपनी इंटरनेशनल टीम में। क्या ख़्याल है? यार बल्कि ये पहले वापस तो ही अब आया इसको है ना। चांस दिया गया है काफ़ी। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, ये वापस ही पे आया है। ये शुरू में 5-6 साल पहले तो ये बड़ा अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहा था और ये अलॉन्ग विद 1-2 और बैट्समैन थे, वो भी खब्बा बैट्समैन जिसका नाम भूल गया। ये कंसिडर किए जा रहे थे कि ये एबी डिविलियर्स वग़ैरह जब जाएँगे तो ये उनका बैकअप होंगे, ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थी साउथ अफ्रीका की तो उनके बहुत सारे प्लेयर्स कोलपैक साइन करके वो इंग्लैंड की काउंटी वगैरह की तरफ से खेलना शुरू हो गए और उनके उस अच्छा, काफ़ी बॉलर्स भी गए तो ये पिछले 5-6 सालों से खेले ही नहीं इंटरनेशनल। सही है? तो अब ये अच्छा, उनकी सही शायद है। डील ख़त्म हुई है कोलपैक की एक्सपायर हुई है तो अब ये वापस साउथ अफ्रीका की टीम में आए हैं। एनीवेज़ ये तो मैं बता रहा था जो फर्स्ट टी20 था उसमें जॉनी बेस्टो ने तो 90 रन मार दिए। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जॉनी बेस्टो के 4 कैचेस ड्रॉप हुए और कुछ तो बहुत ही आसान थे। बिल्कुल ऐसा ही है और बिल्कुल इसमें जॉनी बेयरस्टो ने ख़ैर 90 मारा और कैचेज़ भी छूटे। दूसरी बात आपने ये भी देखी होगी कि बेयरस्टो की पोज़ीशन भी चेंज की है इन्होंने। मतलब हाँ। कि पहले इसको ऊपर ट्राई किया जी, बटलर बीइंग अ कैप्टन उसने सोचा होगा, पहले सोच रहा होगा कि यार नहीं मैं नीचे आता हूँ, टीम को सँभालूँगा, कुछ करूँगा। लेकिन अब वो ऊपर गया है और बेयरस्टो नीचे आया है और बेयरस्टो मतलब खेल गया है।
और बेस्टो के साथ मेरे ख्याल में मोइन अली ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप इन्होंने प्ले किया है अपने ज़बरदस्त। फर्स्ट मैच में, मोइन है अली ना? ने फ़ास्टेस्ट इंग्लैंड की टी20 इंटरनेशनल में 50 किए, मेरे ख़्याल है 16 गेंदों पे इन्होंने 50 मार दी थी, बहुत ही धोया है। 18 बॉल बिल्कुल। पहलुक वायो को तो बहुत ही धोया, इन दोनों ने मिलके मतलब 5 छक्के मारे, एक ओवर में 33 रन पड़े हैं उस बेचारे को। जो आपने बात की ना बेस्टो के नंबर की, बेस्टो का नंबर उसने इस वजह से किया है क्योंकि अब बेस्टो ऑयन मॉर्गन वाले नंबर पर आ रहा है। तो ऑयन मॉर्गन क्योंकि चले गए, तो उनको एक सीनियर बैट्समैन उस जगह पे खिलाना था। तो या आपने जिस तरह का बटलर आता या बेस्टो आता। बटलर पहले ओपनिंग कर रहे थे टी20s में, तो उन्होंने कहा कि अब हुँ, बेस्टो हुँ। को आप भेज दो इधर। जो इसमें एक चीज़ चल रही है वो ये चल रही है कि जेसन रॉय का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। जेसन रॉय बहुत इंडिया सीरीज से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके कोई 50 ऑड रन्स हैं 80 ऑड बॉल्स पे लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल में। और ऐसा नहीं कि वो ट्राई नहीं कर रहे, वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनसे टाइम ही नहीं हो रही बॉल। तो वो एक बड़ा वरिंग साइन है इंग्लैंड के लिए कमिंग द वर्ल्ड कप कि उनका जेसन रॉय एक स्टार बैट्समैन है, वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया है। बिल्कुल और जेसन रॉय की बिल्कुल सही बात की, ये इंडिया में भी हमने देखा इवन न्यूज़ीलैंड मतलब उस तरह ये नहीं खेल सक रहा। अब वही बात है कि जेसन रॉय को या तो ये ट्रेन करते रहे मतलब उसको साइकोलॉजिकल थोड़ा डील करे क्योंकि उसकी उसकी टेक्निक पे तो हमें कोई डाउट नहीं है ना। हुँ। मतलब उसने इवन जो अभी खेल भी रहा है मतलब अच्छी शॉट्स खेल रहा है। तो उसको उस तरह ट्रेन करें या तो उसकी जगह हैरी ब्रूक्स को ले आएँ या फिल सॉल्ट को ले आएँ। लेकिन वो यंगस्टर्स हैं अभी लेकिन यार वो भी अच्छे प्लेयर हैं। वो हैरी नहीं, नहीं ब्रूक्स जो है फिट ना, प्लेयर है। बड़े लेवल का प्लेयर है यार, बड़े टेक्निकल उसकी मतलब गेम है और मज़ा व आता है। वही बात है, अब फिल सॉल्ट ओपनिंग करता है, हैरी ब्रूक मिडल ऑर्डर में आता है, तो फिल सॉल्ट ही मेरा ख़्याल है एक ऑप्शन बनती है और वो लेकिन मुझे लगता है ये कभी भी जेसन रॉय को ऐसा नहीं होगा कि ये टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करेंगे ऐसे ही कि है, यार वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, बड़े बहुत बड़ा है। उसका। अच्छा इसमें जो एक और मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात लगी वो ये लगी कि अ अगर आपने पता नहीं वो ओवर देखा है कि नहीं देखा क्रिस जॉर्डन बहुत अरसे से उनकी परफॉर्मेंस बड़ी बुरी चल रही थी। आईपीएल में भी वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि जी जॉर्डन को पता नहीं क्यों टीम में रखा हुआ है और बहुत जो है ओवररेटेड प्लेयर है। उसने 90 माइल्स पे बॉलिंग कराई हैं और जो उस बंदे ने यॉर्कर्स ओए! फेंके हैं इस सीरीज़ के अंदर। शॉन पॉलक ने कह दिया है जी भई उनका मेरा ख़्याल है 18वाँ ओवर था शायद कि मैंने लास्ट 5 इयर्स में टी20 क्रिकेट में ऐसा ओवर नहीं देखा। सही है? तो ओए होए होए उसने होए! थंडरबोल्ट्स कराई हैं और ज़बरदस्त किस्म के यॉर्कर्स कराए हैं जिस तरह पुराने क्रिस जॉर्डन यॉर्कर्स कराते थे। तो ये एक वर्ल्ड कप हुँ, से पहले-पहले बड़ी और वो फिट भी लग रहे हैं। मतलब मसल-शसल्स भी उन्होंने सही सीधे कर लिए हैं और फील्डिंग तो वो हमेशा से अच्छी करते हैं। तो इंग्लैंड के लिए वो जेसन रॉय का जहाँ नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ क्रिस जॉर्डन का पॉज़िटिव है। दूसरा जो सबसे पॉज़िटिव साइन जो लगा है वो है स्टब्स की बैटिंग। पहला मैच 28 हुँ, गेंदों हुँ। पे 72 रन उसने मार दिए, स्टब्स ने साउथ अफ्रीका की तरफ से। और ऐसे लग रहा था एक टाइम के ऊपर कि मैच तो साउथ अफ्रीका नहीं जीत सकता, लेकिन जब स्टब्स ने मारना शुरू किया, तो सडनली ऐसे फीलिंग आनी शुरू हो गई कि यार अगर ये खड़ा रहा तो हो सकता है कि इम्पॉसिबल हुँ, पॉसिबल हो हुँ। जाए। अच्छा, मतलब कि बड़ा फिट खेला है वो। बहुत ज़बरदस्त खेला है। और ये आपका जो रीज़े हैंड्रिक्स है, इसने पाकिस्तान के खिलाफ भी सीरीज़ में यानेमन मलान के साथ बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी और इन दोनों मैच में उसने 50 किए हैं। तो ये भी एक हाँ, अच्छा इनके साइन है कि ओपनिंग बैटर इनका क्विंटन डी कॉक के साथ एक इनको मिल रहा है। मेरा तो ख़्याल है जानेमन मलान को पता नहीं क्यों यार इन्होंने बाहर किया, वो भी अच्छा मेरे बैट्समैन था। मेरे ख़्याल में ओपनर तो यार इनके ये ये क्विंटन के साथ तो वही आएगा जो कैप्टन है इनका, बोलावा नाम है उसका पता नहीं बवूमा। लावा नाम है। वो बहुआ हाँ, वो जो कैप्टन भी इनके वो भी बड़े यार स्टाइलिश और बड़े मतलब मैच्योर प्लेयर हैं। यार तो मेरे ख़्याल में उनके वो भी इंजरी में है मेरे ख़्याल में और बिल्कुल इंजरी वो से भी इंजरी रिकवर में है, करने वाले हैं। लेकिन जो मुझे अभी इनकी टीम की कॉम्पोज़िशन लग रही है ना, मुझे नहीं लग रहा कि उनकी जगह भी बनती है टीम में। सही है? रीज़न बीइंग वो बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं नो डाउट, बट वो उस तरीके से तेज़ नहीं खेलते जिस तरीके से ये बैट्समैन खेलते हैं। रीज़ा हेंड्रिक्स हो गया या यानेमन मलान हो गया। तो वो अब ऑब्वियसली एक तो इनका कोटा सिस्टम भी मसला है इनके लिए टीम हुँ। कॉम्पोज़िशन में, और दूसरा वो कैप्टन बने हुए हैं। इस सीरीज़ में तो ख़ैर अभी डेविड मिलर कैप्टेंसी कर रहे हैं। पर्सनली नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक एक होना चाहिए बैट्समैन बीच में स्टेबल जो साउथ अफ्रीका क्योंकि हमने इंडिया के अगेंस्ट भी देखा कि मतलब आखिरी जो 2-3 टी20 थे उसमें साउथ अफ्रीका एकदम कोलैप्स करी थी 20 ओवरों से पहले ही।
तो एक ऐसा बैट्समैन हो, मतलब वो उसकी स्ट्राइक रेट यार इतनी बुरी भी नहीं है, वो हवा की। वो यार मतलब ऐसा है कि वो एक तरफ से मतलब चलता रहे, उसकी आई थिंक बाबर आजम जैसी स्ट्राइक रेट है उसकी, यार कि मतलब मुझे वो मुझे बॉल मिस नहीं पर्सनली करता। पर्सनली हम्म, स्पीकिंग मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग को ज़रूरत नहीं है। मुझे बैटिंग उनकी अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। मतलब डिकॉक साथ अगर ये रीज़ा हेंड्रिक्स आ जाता है, ये यानेमन मलान आ जाता है। हम्म, अब वन डाउन के ऊपर राइली रोसो आ रहा है। सही है, पहले राइली रोसो नहीं था। अब राइली रोसो नहीं आ था। रहा है, चौथे नंबर पे आपका आ रहा है वंडरडूसन। क्लेसन। ठीक है, वंडरडूसन भी है ना। वंडरडूसन अब आपका उसी तरह का प्लेयर है। वो पहले टाइम लेता है और वो विकेट नहीं देता। 70 से ऊपर उसकी वनडे में एवरेज है। तो उसके बाद आपने जैसा बोला क्लासन आ जाता है या बाकी बैट्समैन आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता यार कि बहुत ज़्यादा अब उनको है। अब ट्रिस्टन स्टब्स है, वो उसने इतनी अच्छी आगे परफॉर्मेंस दे दी है, तो देखना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर को इतने आराम से आप बाहर नहीं कर सकते। बट हम्म, एनगीडी ने जहाँ पे इतने ज़्यादा रन्स बने, वहाँ पे एनगीडी ने 5 विकेटें भी ले गया वो किसी तरह। और रीस टोपले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 4 ओवरों में सिर्फ 29 रन्स दिए उन्होंने, 2 विकेटें भी लिए हैं, तो उनकी गुड्डी भी चढ़ी हुई है इंडिया की सीरीज़ से अब तक। और मोइन अली जो हैं वो मैन ऑफ द मैच थे पहले मैच के। और दूसरे मैच में सिचुएशन ये हुई है कि राइली बॉय आ गए फॉर्म में। राइली बॉय 100 नहीं कर अच्छा। सके, लेकिन इधर ऑपोजिट हुआ। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने बहुत गंदी फील्डिंग की, इस मैच में इंग्लैंड ने बहुत गंदी फील्डिंग की। तो टर्निंग पॉइंट दोनों मैच की फील्डिंग ही रही है। राइली रोसो का कैच छूटा है, हेंड्रिक्स का कैच छूटा। और वही हुआ कि पहले बेस्टो ने 90 मारी, अब इन्होंने 90 से ऊपर मार दी। और मैच जो है वो साउथ अफ्रीका जीत गया। अगेन क्रिस जॉर्डन ने अच्छी बॉलिंग की आखिरी ओवर में यार, इसने ना 4 रन्स दिए सिर्फ। सही है। जॉर्डन ने। हाँ, तो आज की डे मतलब यार जो ये यॉर्कर करा रहा है ना, देखने वाले। और अच्छा, ये जो आप पहले बात कर रहे थे यॉर्कर की, वो उसके फर्स्ट ओडीआई की बात कर, फर्स्ट टी दोनों ट्वेंटी की में बात कर रहे फर्स्ट हैं, सेकंड? जो पहला अच्छा, दोनों सही में। जो ओवर है ना, वो पहले वाले मैच में कराया है। इस वाले मैच में हाँ, थोड़ी हाँ। कुटाई हुई है, लेकिन आखिर में इसने आखिरी ओवर में मतलब बड़ा अच्छा कमबैक किया। और इस सीरीज में हम्म, हुआ ये कि पहले मैच में अभी तक तबरेज शमसी का बड़ा जो है ना अप डाउन सीन चल रहा है। पहले मैच में वाह वाह कुटाई हुई है, और वो भी इस जैसे हुई है क्योंकि उनकी बॉलिंग पे बेस्टो के कैचेस छूट गए बेचारे के। लेकिन फिर जो बेस्टो ने पेला है ना इनको पहले मैच में, लेकिन दूसरे मैच में सीन ये हो गया कि अरे इन्होंने बड़े अच्छे कमबैक किया। 4 ओवर 27 रन और 3 विकेटें। तो मतलब 1-1 पे सीरीज लेवल है। और अब जिनका मेरे ख्याल है आज ही मैच होना है फाइनल, हाँ, बिल्कुल, अभी तीसरा। 2 घंटे बाद है, और बल्कि लोग बड़ी बात करेंगे, या तो फिल खेल लेगा या रॉय खेल लेगा ओपनिंग में। हाँ, अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। अच्छा, अब मैं एक और चीज देख रहा था, सेकंड टी ट्वेंटी यार, इंग्लैंड की भी डेप्थ बहुत है बैटिंग की। बहुत ज़्यादा मतलब यार। कि आप जिस तरह देखें, जेसन रॉय, बटलर, ठीक है, मैलन मोइन, अच्छा अब यहाँ पे देखें, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि मॉर्गन की रिप्लेसमेंट में बेस्टो आ रहा है, तो यहाँ पे लोग मॉर्गन की रिप्लेसमेंट में लोगों ने मोइन अली को ट्राई किया है, फोर्थ डाउन, सेकंड डाउन पे। नहीं, तो इधर अब वो भी सीन सीनियर प्लेयर है। इस मैच में एक सीन ये था कि पहला मैच का ना ग्राउंड छोटा था, ठीक है? इस मैच अच्छा। में सीन ये था कि ग्राउंड का ना स्क्वायर ऑफ और लेग साइड बहुत बड़ी थी। तो दोनों टीम ने ठीक इस है। तरह किया है कि इन्होंने लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन रखा है इन्होंने, क्योंकि एक साइड पे खब्बा अगर आता था तो बाउंड्री छोटी हो जाती थी, एक साइड पे सज्जा आता था तो बाउंड्री थोड़ी छोटी हो जाती थी। तो दोनों ने इस तरीके से किया, अगर राइटी आउट होता था तो ये राइटी भेजते थे, अगर लेफ्टी आउट होता था तो लेफ्टी भेजते थे। तो इस जैसे मोइन अली इस मैच में ऊपर गया, अदरवाइज मोइन आ रहा हाँ, था हाँ। थोड़ा नीचे। तो ये वजह थी इस मैच में। ठीक है। चले, मतलब कि एक तो ये कि चले, ये एक अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल में कि बेस्टो को ये लोग सेकंड डाउन लेके आए, और मेरे ख्याल में हाँ, उसकी जगह भी यार टी ट्वेंटी में नीचे ही बनती है। बटलर ऊपर परफॉर्म अच्छा करता है, खेलता रहा है, उसका सीन ऊपर फिट। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने फिर देखे ना, सैम क्यूरन भी आ गया इनके पास, और हाँ। लिविंगस्टन भी आ गया। तो इनकी काफी अच्छी डेप्थ है, मतलब बैटिंग की, अगर ये चल गई ऑस्ट्रेलिया में तो ये फेल देगी सबको। यार और अभी इनके मेन बॉलर्स इंजर्ड हैं, सारे मेन बॉलर्स इनके इंजर्ड हैं। सही है, मार्क वुड इंजर्ड है, जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है, ठीक ठीक है। यार, दूसरे वो क्या नाम है, वो जो नए लड़के आए थे जो ऑली रॉबिन्सन, तो खैर वो टेस्ट मैच के, लेकिन वो भी इंजर्ड है। ओवर्टन्स। सही, ओवर्टन ब्रदर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो मतलब मेन इनके बॉलर्स नहीं खेल रहे, ये इनके सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग वाले खेल रहे हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में जो सबसे अनलकी बॉलर रहा था वो डेविड विली रहा था, क्योंकि अगर आपको याद हो ना, डेविड विली मतलब वो स्क्वाड में होना था। डेविड विली और लियाम प्लंकेट के दरमियान मैच था, तो उन्होंने कहा लियाम प्लंकेट
को प्रेफरेंस दे दी, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में मिडिल ओवर्स में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता था। मिडल ओवर्स नहीं, तो वैसे भी अच्छा बॉलर है आप उनके। हाँ, लेकिन अब क्योंकि तो लियाम प्लंकेट सीन से गायब हो गए हैं, तो अब डेविड विली की लगता है चांस उसको मिल जाएगा, क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी करता है यार, वो लड़का एंड में मारता भी है। तो हाँ बिल्कुल यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ जलाल के अगर एक तरफ हमारा जेफे आर्चर आ गया और दूसरी तरफ क्रिस जॉर्डन आ गया, तो फिर तो ये अगले को टिकने ही नहीं देंगे। हाँ, अभी टमाल मिल्स भी है इनके पास, ऑप्शंस बहुत हैं, अभी रीस टोपले, बहुत बॉलर्स हैं यार, इनकी भी पूरी एक अलग से टीम बन सकती है। लेकिन वही बिल्कुल। बात है, इस टाइम के ऊपर सारी टीम्स के पास डेप्थ बढ़ती जा रही है। अब श्रीलंका की हमने देख ली है, पाकिस्तान की भी देख लो, तो T20 में आप 8वें 9वें तक बैटिंग करते हो, सही है। इंडिया की टीम में आप बैटिंग करते हो। अब इंडिया की जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है, उसमें ज़्यादा डेप्थ नज़र आती है बजाय इसके फर्स्ट की, क्योंकि उसमें जडेजा वगैरह के बाद फिर आपको इतने बैट्समैन नज़र नहीं आते। लेकिन मुझे लगता है वर्ल्ड कप बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं, अब देखते हैं। यार, वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा होने वाला है, और वही वही बात है कि अभी से टीमों ने, मतलब अभी से नहीं, पिछले साल से ही इन प्लेयर्स ने, मतलब जो टीमें इन्होंने तैयारी करना स्टार्ट कर ली थी कि प्लेयर्स को ग्रूम करना है T20 के हिसाब से। तो वो एक बड़ा अच्छा है। जैसे अगर हम आज से 10-12 साल पहले देखते हैं, मतलब इवन 7-8 ईयर्स पहले, तो उस टाइम वो सीन नहीं था T20 का, मतलब जो वही ODI वाले प्लेयर्स थे जो जो आके T20 खेल लेते थे। तो अब थोड़े मतलब डायनामिक्स बदल रहे हैं, अब और अच्छी बात स्पेशलिस्ट है, हर आ गए टीम हैं इस चीज यार। को अडॉप्ट कर, और स्पेशलिस्ट आ गए जो हैं। अभी लोग बात नहीं कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ना वर्ल्ड कप इसलिए अच्छा होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बड़े, और उस उधर इस तरह मुफ्त के छक्के नहीं लगने, ठीक है? तो उधर स्पिनर्स और बॉलर्स भी ना इन प्ले आएंगे, और टीम्स लाइक इंडिया, लाइक पाकिस्तान, क्योंकि ये लोग चौकों पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, छक्कों पे कम रिलाय करते हैं, इन टीमों का स्कोप बढ़ जाता है, सही है। और वो टीमें लाइक वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जो छक्कों पे रिलाय करते हैं, उनको उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए, इवन दो छक्के बहुत लंबे लंबे मारते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब बाउंड्री लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा शैटर कर जाता है कि शायद आउट हो जाऊँ, शायद कैच हो जाए, वो वाला एक डाउट आ जाता है। बट एनीवेज़, हाँ जी बिल्कुल। इसमें एक और चीज ये है कि मेरे ख्याल में बॉलर्स का मेजर रोल होगा बहुत ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा। की पिचेस में, खास तौर पर लेफ्ट आर्म बॉलर्स का, फास्ट बॉलर्स का, कि वो अगर अच्छी बॉल कराते हैं, तो मेरे ख्याल में अगले नहीं टिक सकेंगे, और मेरे ख्याल में इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग डेप्थ जो है लेफ्ट बॉलर्स की, वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के पास भी है, और अब जो नज़र आ रहा है, वो तो सबसे ज़्यादा तो मुझे इंग्लैंड के पास नज़र आ रहा है। 3 तो इंग्लैंड के पास हुए हैं। हाँ लेकिन जी, इंडिया देखते की हैं। चौके मारने और वेस्ट इंडीज के छक्के मारने से मुझे उनकी सीरीज याद आ गई कि हमने लास्ट एपिसोड सर जी, में पहला मैच इसकी कवर जो किया था। सीरीज, बिल्कुल हमने पहला मैच कवर किया था, और उसमें भी हमने कहा था कि भाई इंडिया की जो टीम बी है वो बड़ी लीथल हुई हुई है, और मतलब छा गई है इंडिया की। तो जब सेकंड ओडीआई हुए, ये फर्स्ट ओडीआई भी बड़े बहुत अच्छा था यार, मतलब कि आखिरी बॉल तक था, लग हम्म। रहा था कि भाई इंडिया खेल, वेस्ट इंडीज खेल जाएगा, लेकिन वही बात है कि इंडिया का जो प्लेयर्स है वो अच्छा खेल गए। सेकंड जब हुआ है तो यार बहुत अच्छा, मतलब ये जो है हमारा शाय होप, कमाल की बैटिंग की है उसने, मतलब हम कि तो उसने जो तारीफों के सेंचुरी पुल मारी है। बांध चुके हैं इस बंदे, ये अंडररेटेड बंदा है, दुनिया इतना इसके बारे में जिक्र नहीं करती, लेकिन वही बात है क्योंकि ओडीआई क्रिकेट उतनी अब आजकल लाइमलाइट में है नहीं, लेकिन इसकी हम्म, परफॉर्मेंस ओडीआई क्रिकेट में सेकंड टू नॉन है, बहुत जबरदस्त बिल्कुल खेला है। यार, ये बिल्कुल, ये अभी 28 साल का है और 100+ मैचेस खेल चुका है, हम्म। और आई थिंक इसकी 13 सेंचुरीज है, 13 है, बिल्कुल। हाँ 13 सेंचुरीज है और 4000 रन है, और 49+ की एवरेज है। और मेरे ख्याल में कि यार ये अभी देखें 28 साल का है खाली जराज, अगले अगर 6-7 साल अगर ओडीआई का सर्वाइवल पॉसिबल हो गया ना, तो फिर मतलब ये पहुंच जाएगा मतलब 10,000 पे। और उसके साथ साथ यार एक और चीज मैंने देखी कि जो वेस्ट इंडीज के, हम लोगों ने आप पहले भी डिस्कस की थी पिछले एपिसोड पे, कि जो पाकिस्तान की, मतलब इनका जो ओडीआई के फेसर्स स्टेबल नहीं हो रहे थे, इवन जो मिडल ऑर्डर था वो भी स्टेबल नहीं हो रहा था। हम्म। तो अब मैंने देखा है कि अच्छा खासा स्टेबल इनका टॉप ऑर्डर हो गया, मतलब कि आपका कायल मिर्ज और जो शाय होप है, इन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था दूसरे मैच में। और कायल मिर्ज को भी हम लोग अंडर एस्टिमेट करें कि यार वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, मतलब उसकी भी बड़ी अच्छी टेक्निक है उसके पास। और इन्होंने आई थिंक 65-70 रन का स्टार्ट भी दे दिया था, और मोर देन 6 रन पर एवरेज थे इनका। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड ओडीआई बड़ा अच्छा था,
और बड़ी अच्छी वेस्ट इंडीज ने किया और इंडिया ने फिर कमबैक भी मारा अक्षर पटेल में। ये आपको पता है कि जुल्म कर दिया 11 मार यार, देता है। जुल्म कर दिया एंड में वेस्ट इंडीज यार वाले। वाकई जुल्म है। जी, 7 अच्छा खासा मैच जीत रहे थे, जिन जिन को हम प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के। हमने काइल मेयर्स का भी बोला था कि ये प्लेयर ना हर फॉर्मेट का प्लेयर है, और ये इसने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच भी जिताया था, 200 रन शायद मारे थे, और चेस किया था इसने। वन ऑफ द मोस्ट मतलब प्रोलिफिक इनिंग्स कहते हैं उसको टेस्ट मैच की, जो इसने कर दी थी बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये शो करता है कि बड़ा डायनामिक प्लेयर है, डोमेस्टिक में भी इसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। और दूसरा वही वाली बात है कि हम पूरन के बारे में कह रहे थे कि पूरन नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। वो बेचारा जब चला है तो एंड में अक्षर भाई ने उम्मीदों पे सही पानी फेर दिए। सब अच्छा। मजे की बात है, फोरन ने छक्के भी बड़े मजे के मारे हैं यार। मतलब उसके आप मतलब उस बंदे से फवाद आलम जैसी फिगर है उसकी, सही है। और उससे बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यार नहीं, इतने लेकिन मजे मजे के छक्के वो मारे। बहुत लंबे-लंबे छक्के मारता है, वो आईपीएल में बहुत भी बहुत लंबे छक्के यार, मारता है, लेवल। बहुत सही लंबे बात है। छक्के मारता बाकी यार एक और इंडिया की बैटिंग भी मतलब अच्छी लगी, जिस तरह आपका धवन, यार धवन का क्या क्लास का कैच पकड़ा है कायल मेरे से बाउंड्री पे, थर्ड मैन पे। है। हुँ। यार बहुत अखीर कैच पकड़ा है, मतलब ना बड़ा मजा आया। और दूसरा ये कि इंडिया के जो श्रेयस अय्यर है और संजू सैमसन जो है, तो और इन दोनों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जमाई थी। थोड़ी बेहतर थी, अच्छी थी, जिस वजह से थोड़ा इंडिया सरवाइव कर गया। और बाकी अल्जारी जोसफ एज यूजुअल हर मैच पे कंसिस्टेंट बॉलिंग करा रहा है यार। यार मतलब हर अच्छा मैच पे बॉलर है विकेट्स ये, लेता अच्छा है। बॉलर है, बहुत बहुत इम्प्रूव अच्छा किया है बॉलर है। इसने यार, अपना बहुत इम्प्रूव किया है। हम पाकिस्तान वाली सीरीज से कह रहे हैं कि ये मतलब इसने पेस भी बढ़ाई है, जो इम्प्रूव किया है। मेयर्स का देखो कि मेयर्स बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है, इवन दो ज़रा हुँ, उस तरह का बॉलर नहीं है, लेकिन स्टिल हुँ, मतलब कम से कम कर रहा है। जेडन सील्स अच्छा रहा है। ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ बहुत डिसअपॉइंटेड होगा ये मैच हारने पे। अक्षर पटेल ने वंस इन अ लाइफ टाइम वाली हिटिंग कर दी है, और अक्षर पटेल ने अपना ये भी एक वही जिसको हम कह रहे थे कि ऑलराउंडर वाला जो टैग है, जो लोग अक्षर हाँ, पटेल को कहते थे है या नहीं है रियल ऑलराउंडर, वो उसने बोला कि हाँ, भाई मैं जडेजा के बाद मैं ही ऑप्शन हूँ आपकी। सही है। बिल्कुल। तो यार अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जडेजा के बाद अक्सर, हाँ, खैर अक्सर पटेल स्पिनर में आ जाता है, उसकी जगह बन जाती है, उसमें मेक सेंस कर लेती है। लाइक फॉर लाइक अब है ना, हाँ, मतलब बिल्कुल। लेफ्ट आर्म और के। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा यार ये कि अक्सर पटेल ने अकील को बहुत मारा है यार, बहुत मारा कि है यार, बहुत मारा है। एक होता है ज्यादती कर सिर्फ दी। मारना, एक होता है बहुत ज्यादती कर दी है उसके साथ। तो ओवरऑल अच्छा था यार, सेकंड ओडीआई, और मतलब मजा आया था। और खैर वेस्ट इंडीज इसके बाद काफी डिसहार्ट हो गया था। यार मैं तो चाह दोनों रहा था वेस्ट मैचेस की इंडीज सीरीज। जीत जाए, लेकिन तो इस वजह से मैं ज्यादा वो एक्साइटेड नहीं था। लेकिन अक्षर पटेल की यार बहुत बहुत जबरदस्त हिटिंग थी, बहुत जबरदस्त। बड़े से बाद जो है ना ऐसी हिटिंग देखने को मिली है। इस पे आओ जरा कि तीसरे मैच में हमारा गिल बॉय, हमारे द्रविड़ भाई का गिल बॉय 100 फिर नहीं कर सके, लेकिन मतलब मैच टपा दिया। यार बिल्कुल, ये द्राविड बॉय का भी, ये बल्कि द्राविड का भी बॉय है और ये रोहित शर्मा का भी अब है। रोहित शर्मा ने भी बोला है कि भाई मुझे इसमें मतलब बड़ा अच्छा अच्छा टैलेंट नजर आ रहा है। और इवन धवन ने भी इसकी बड़ी तारीफ की है। और बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया यार रोहित शर्मा और शबनम गिल ने। और बड़ा एक अच्छा एक है पॉइंट है। ऑडियो मतलब टॉप ऑर्डर में बड़ा अच्छा बैट्समैन हो सकता है ये। हाँ, धवन तो और गिल ने, धवन और धवन और गिल ने गिल अच्छा बिल्कुल। स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें तो रोहित शर्मा तो नहीं थे ना। हाँ, रोहित शर्मा नहीं थे इसमें, बिल्कुल। हम्म। तो नहीं, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि रोहित शर्मा ने इनकी तारीफ की है, मतलब हाँ हाँ, नहीं वो धवन ने भी शायद कहा था कि रोहित की इसमें झलक है, इन इन द सेंस कि झलक इसकी नजर। टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है। और ऑब्वियसली यार बिल्कुल। अब वनडे फॉर्मेट के लिए ना ये प्लेयर ना परफेक्ट है, जिसकी बैटिंग देख के लगता है ये बना ही वनडे फॉर्मेट के लिए है। तो अब अनफॉर्चुनेट होगा कि वनडे फॉर्मेट अगर इसी तरीके से लाइमलाइट में नहीं रहता तो शुभमन गिल जैसे बैट्समैन शायद, अब देखना पड़ेगा यार, इंडिया के पास बड़ी यार ऑप्शन है। देखे ना जी, इवन अगर ये लाइमलाइट पे रह भी जाता है तो फिर अब आप किसके साथ इसको compete करेंगे? राहुल के साथ। मतलब एक वो भी नहीं नहीं, ऑप्शन मैं तो ओडीआई में कह रहा फिर। हूँ कि जी, इंडिया जी। इंडिया के पास ऑप्शंस इतनी हैं कि शुभमन गिल जैसा टैलेंटेड बैट्समैन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही कि वो अपने आप को मतलब एक्सप्रेस कर सके। ये बैट्समैन वनडे में तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन अब आप वनडे में अगर रोहित शर्मा वापस आते हैं तो आप फिर ऑब्वियसली गिल को नहीं खिलाओगे।
और टी20 में ऑब्वियसली आपके अलग बैट्समैन है केएल राहुल, रोहित शर्मा, उधर भी इसकी जगह नहीं बनती। टेस्ट में इसकी जगह बिल्कुल बन सकती है, लेकिन वहां पर भी आपके जो मेन बैट्समैन है, अब आप जब तक ये बड़े खेल रहे हैं इन बच्चों का रगड़ा कुछ सीन नहीं है, हो सकता भाई, रगड़ा कुछ सीन है। भी नहीं हो सकता इनका। अभी देखे ना यार, मतलब ये खैर ये टीम बी थी इंडिया की और बड़ा अच्छा खेली है। हमारी टीम ए थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, इनकी टीम बी थी। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने बड़ा एक अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया की भी डेप्थ हमें टीम बी में भी नजर आ गई है, जिस तरह बिल्कुल। सेकंड मैच में हमने देखा। और जिस तरह हम लोगों ने पहले भी इस पर डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा क्रूशियल मूवमेंट है कि जो उनका लोअर मिडल है वो उनका मतलब काफी वो अच्छा नहीं खेल सक रहा है ना। हम्म। तो मेरे ख्याल में वो भी अब हमें इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अब यार इसमें ये है वो इम्प्रूव पता क्या है मेन, अगर वो वही प्लेयर्स खिलाएंगे तो फिर तो इम्प्रूव नहीं हो रहा। अगर वो नए प्लेयरों को चांस देंगे, क्योंकि नई टीम में मुझे तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। ठीक है, अब मुझे संजू सैमसन की समझ नहीं आ रही, उसकी बेचारे की जगह नहीं बनती। जो मेन टीम है उसमें तो ऑब्वियसली आपके जो मेन बैट्समैन है वो तो सूर्या कुमार यादव ही हैं, जो एक स्टेबल बैट्समैन लग रहे हैं। उसके अलावा आपने अगर शॉर्टर फॉर्मेट में देखो तो पंत की परफॉर्मेंस भी जो है इनकन्सिस्टेंट है। टेस्ट मैच में तो पंत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन लिमिटेड में ख़ासतौर पे टी20s में तो उसकी अजीब सी परफॉर्मेंस है। तो मेन टीम में अभी भी स्टेबल नहीं है। अगर इन यंग लड़कों में से कोई सेलेक्ट करें, जो कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कॉल है कि आप किसी सीनियर प्लेयर को बाहर कर दो। सही है। अब चाहल की देखो इसमें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। अब इस बंदे को इन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया, मुझे यार अभी तक यकीन नहीं आता कि क्या सोच के इन यार सिलेक्टरों ने बाहर किया था इसको यार। पागल है लिटरली। हाँ नहीं, चाहल बड़ा अच्छा है और दूसरा यार दीपक हुडा हाँ, वो भी बड़ा बड़ा एक एक यार सरप्राइजिंग बैट्समैन है, ऑलराउंडर ही बोलेंगे। और यार उसके ऑलराउंडर में बारे यार बड़े में अच्छे ऑप्शन है यार। धावन का मैं सुन रहा था कि धावन ने कहा है कि भाई हम मैं इसको समझ रहा था कि 3-4 ओवर्स का बॉलर होगा कि करा लेगा, लेकिन इसकी बॉलिंग देख के लगा ऐसे कि भाई ये तो 7-8 ओवर भी करा सकता है। और मेरे ख्याल है एक मैच में, इसी मैच में शायद उस ओपनिंग भी कराई थी। सेकंड हाँ मैच में हाँ इसने विकेट भी ली थी पहली और बड़ा अच्छी बॉलिंग कराई थी काफी इसने। हाँ। अब वही बात है कि देखे ना, शार्दुल ठाकुर भी है, दीपक हुडा भी है, आवेश को भी हम कंसीडर, खैर वो फास्ट बॉलर में आ जाता है लेकिन वो भी आ रहा है। उसका भी बल्कि अच्छा कंपेटिटर है यार इस टाइम टीम बी में, अर्शदीप सिंह। यार मुझे अर्शदीप बेटर ऑप्शन लगती है बहुत आवेश। अच्छी ऑप्शन है, मैं खुद अर्शदीप सिंह के साथ जाऊंगा। हम्म। यार वो बहुत क्लास का बॉलर है और इंडिया को बड़ा अच्छा टैलेंट मिल गया है। और अगर ये अर्शदीप सिंह सही है, भवेश और बुमराह सोचे, खाली सोचे आप बस, क्या यार बनेगा फिर कंडीशन पे लीग भी में। डिपेंड करता है, क्योंकि भुवी की अगर तो स्विंग हो तो भुवी से ऊपर का मतलब पहले उस- 6 ओवरों का बॉलर नहीं है। ठीक है। हम्म, लेकिन अगर भुवी की स्विंग ना हो तो फिर भुवी को बड़ी फेंटी लगेगी, क्योंकि पेस नहीं है। अब अर्शदीप का भी वही मसला है। अर्शदीप की लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी है, लेकिन उस तरह की पेस नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में फेंटी लग सकती है। तो देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है फास्ट बॉलर बुमराह तो चलो ठीक है, साथ इनको एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर को तैयार करना चाहिए। अब उमरान मलिक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन मैं तो उमरान मलिक को ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ज़रा अगर फोरसी कर रहा हूँ ना, तो बड़ा एक एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट नज़र आता है। लेकिन लेट्स सी कि यार मैं तो नहीं समझता उमरान मतलब जाए ऑस्ट्रेलिया। मेरे हाँ, ख्याल नहीं में जाता इनको हुआ नहीं जाना दिखाई चाहिए। नहीं दे रहा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट रहा है ना। लेकिन आइडियली आप ऑस्ट्रेलिया में एक तेज बॉलर लेके जाना चाहोगे कि जो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, जिससे हमारा हारिस रऊफ है, उसकी बिग बैश में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ये वो पेस भी कराता है, फिर वैरी भी करता है, और बाउंसर भी करा सकता है, तो ग्राउंड भी बड़े होते हैं। उस उसमें ये हो सकता है कि सिराज को ले जाए, सिराज की भी सही पेस है। सिराज भी मीडियम पेसर ही है वैसे, 135 140 कराता है, बट नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज में बड़ा अच्छी बॉल कराई है यार उसने, फास्ट कराई है काफी। यानी इंडिया के पिछले बॉलर्स की स्किल तो हैं। मैं तो शामी साहब को भी बोलूंगा कि वो भी अभी आउट नहीं हुए स्कीम ऑफ द थिंग्स में। लेकिन देखना पड़ेगा यार, जब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं ना, तो कभी कभार आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है। वही वाली बात है लास्ट एपिसोड में जैसे हमने कहा था कि इनकरेजिंग भी है लेकिन चैलेंजिंग भी है इंडिया के लिए। तो बिल्कुल देखते हैं। अच्छा, आप अब बताओ कि ये जो हुआ है टी20 भी हो गया यार। बिल्कुल, T20 हो गया है पहला और आज आई थिंक दूसरा भी अभी होने वाला है। और पहले में यार अब इंडिया ने देखे ना, अश्विन को लिया है चाहल की जगह, वही जो अभी हम बात कर रहे थे। हम्म।
ठीक है? राहुल को ट्राई करना था T20 में, लेकिन कोविड हो गया उसको, सही है? और क्या कहते हैं आपका अर्शदीप सिंह और अवेश के बीच में कॉम्पिटिशन था कि किसको रखा जाए। हुँ। अर्शदीप के साथ गया और उसने प्रूव भी किया कि इनका अच्छा डिसीजन था। और फर्स्ट T20 मतलब बहुत अच्छा रहा है और इंडिया जीत गया है, बड़े मज़े से जीता है और 190 स्कोर मारा है और वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। अब यहाँ पे सोचने की बात है जो मैं आपसे बड़ा क्रिटिकली आपसे पूछूँगा और आपने बड़ा एक अच्छा आंसर करना है इसका, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप करेंगे कि भई रोहित के साथ सही अच्छा मैं आपको पहले अपना बताता हूँ कि जब मैच स्टार्ट होने वाला था, मैं सोच रहा था यार रोहित के साथ ना कोई और आ जाएगा, पंत आ जाएगा, ठीक है? या आपका कोई और हुडा आ जाएगा, सही है? मेरे माइंड में ये था। आप क्या समझते हैं कि भई इस मैच में रोहित के साथ पेसर खिला दिया यादव को, वाज़ इट अ वाइज़ डिसीजन? नहीं समझ आ रही, कन्फ्यूज़न है। मुझे तो सूर्य कुमार यादव 1 डाउन या 2 डाउन ही पसंद है, मिडल ऑर्डर में और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इंडिया कर ठीक है, पहले हम कहते थे इंडियन अंडर विराट कोहली एक्सपेरिमेंट नहीं करते और नए प्लेयर्स को चांस नहीं देते या लाइनअप के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अंडर रोहित कुछ ज़्यादा ही अब एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। तो नहीं समझ आ रही यार। अगर आपने लास्ट सीरीज़ में पंत को खिलाया था एज़ एन ओपनर ईशान किशन के होते हुए, इवन दो ईशान किशन का एक मैच ही बुरा गया था। तो फिर अब आप पंत को पूरा चांस दे के ट्राई कर लो कि भई 4-5 मैच दे के कि भई वो कर सकता है, नहीं कर सकता। क्योंकि पंत की अगर दिनेश कार्तिक इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे और केएल राहुल वापस आएँगे और विराट कोहली वापस आएँगे, तो पंत की जगह तो नहीं बनती फिर टी20 में। एक ही कीपर खेलेगा और राहुल भी कीपिंग कर लेते हैं वैसे तो। तो अब समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं। अब आप सूर्य कुमार से ओपनिंग कराने की मुझे तो कोई लॉजिक नहीं समझ आई। कोई लॉजिक नहीं है, सही कह रहे हैं। यार मेरे ख़्याल में ना रोहित के साथ दीपक हुडा आता, वो बहुत अच्छी ऑप्शन थी। मतलब कि यार वो बहुत एक प्रॉमिसिंग बैट्समैन है और मतलब हुँ। स्ट्राइकर है यार प्रॉपर। इवन देखें उसके बाद मतलब बीच में हमारे पास बैट्समैन आते हैं जो कि मतलब रोक सकते हैं बॉल को, खेल सकते हैं। तो स्टार्ट में रोहित शर्मा के साथ एक बड़ा अच्छा होता है अगर ये लोग हुडा को ट्राई करें और तो ये मेरा पॉइंट है कि हुडा को होना चाहिए। यार हुड्डा को इन्होंने जहाँ पे भी खिलाया ना अभी तक, जिस नंबर पे भी, उसने हम्म, परफ़ॉर्म किया है, सही है? तो ऐसा ही है। उसके अंदर ये भी लग रहा है कि उसके अंदर हंगर लग रही है कि भई मुझे आप बस चांस चाहिए मुझे, सही है? अनलाइक अदर प्लेयर्स के जो अक्सर रोना रो रहे होते हैं अहमद शहज़ाद की तरह कि मुझे ओपनिंग नहीं कराई, तो मुझे ये नहीं कराया, तो मुझे वो नहीं कराया। वो प्लेयर जो है वो मतलब उसमें एक नज़र आ रहा है स्पार्क। बिल्कुल। कार्तिक के बारे में यार बताओ कि अभी ये यार ये कार इनकी गेम जी भी समझ नहीं आ रही वैसे। जब लगता है कि अब कार्तिक भाई परफॉर्मेंस नहीं दे यार रहे और अब बाहर हो जाएँगे, कार्तिक भाई मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ से एक द्रविड़ भाई हमें थोड़ा-सा जगमगा रहे हैं, सही है, हमारे साथ खेल रहे हैं। हमारे जज़्बात, हमारी हमारी स्ट्रैटेजीज़ के साथ द्रविड़ भाई खेल रहे हैं और यहाँ हाँ, से जी दिनेश कार्तिक जो है वो द्रविड़ की स्ट्रैटेजीज़ के साथ खेल रहे हैं। अब हाँ। देखें, कार्तिक को हमने वो एक श्रीलंका साउथ अफ्रीका वाला मैच याद होगा जब बड़ा ट्रेंडिंग था कार्तिक, सही है हुँ। T20 में। उस मैच में परफ़ॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद ये मैच है जिसमें इसने परफ़ॉर्म किया और उसके बीच वाला अगर मैं बताऊँ तो इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़े कैचेज़ भी छोड़े कीपिंग में, हाँ, ठीक है, और बैटिंग भी फ़ारिफ़-बैट इतनी मतलब ख़ास बिल्कुल नहीं अच्छी। थी। हुँ। हाँ, तो अब देखें अब मैन ऑफ द मैच बन गया है और अभी मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था भई इंडिया वाले फिर कह रहे हैं कि अगर कार्तिक को ना लेके गए तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो मुझे नहीं समझ आ रही भाई कार्तिक का क्या एक सीन है, किस तरह लेके क्या पर्सपेक्टिव है इसका? क्या क्या ख़्याल है? यार मुझे लग रहा है पर्सनली स्पीकिंग ना सिर्फ कार्तिक, इंडिया वाले ओवर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। इनको अपनी टीम को अब नेल डाउन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं आइडियली तो इसी सीरीज़ से कर देना चाहिए था। लेकिन अब नेक्स्ट सीरीज़ जो भी इनकी आती है उसमें इनको चाहिए कि जो इन्होंने 15 खिलाने हैं वर्ल्ड कप में, उनको नेल डाउन करें और उनको ही चांस दें क्योंकि इस तरह तो कॉम्बिनेशन समझ ही नहीं आएगा। किसी को नहीं पता लग रहा कि कौन किस नंबर पे खेलेगा। लेकिन मुझे तो लगता है अंदर बिल्कुल। प्लेयरों को नहीं पता कि हम किस नंबर पे खेलेंगे। हाँ, तो तो और मेरे ख़्याल में अब तो प्लेयर्स वो सोच ही नहीं रहे होंगे कि यार हमने टॉप स्कोरर बनना है T20 में या वो बोल रहे होंगे यार बस जगह मिले खेलने की। और अब जिस देखो तरह ना कि चेंज हो रही है इंडिया की टीम। आप पूरे साल अब फॉर एग्ज़ाम्पल शामी को अब आप नहीं खिला रहे टी20 वर्ल्ड कप के बाद से शामी नहीं खेले, सही है? हुँ, अब हुँ।
अब अगर आपने बोल दिया कि जी नहीं हमें एक्सपीरियंस चाहिए वर्ल्ड कप में और आप शामी को वापस ले आए, तो फिर इन बेचारे यंगस्टर्स को पूरे साल खिलाने का फ़ायदा? तो अब ये भी देखना पड़ेगा फिर आप किस मुँह से एक्सपीरियंस प्लेयर को वापस लाओगे? अब आप बुमराह को लाओगे, मतलब इनमें से प्लेयर किस-किस को आप निकालोगे या आप बाकी प्लेयरों को लाओगे? सोचना पड़ेगा, इनको अभी से नेल डाउन करना शुरू श कर देना चाहिए क्योंकि अब एशिया कप भी टी20 है, उसमें भी इन्होंने मेन टीम ही खिलानी है ऑलमोस्ट, हुँ, और वर्ल्ड कप उसके बाद है। तो अब और कोई चांस तो रह नहीं बिल्कुल। गया पीछे। अभी देखें ना, यहाँ बिल्कुल सही बात की है कि कोई चांस नहीं है, एक टाइम की भी शॉर्टेज है और स्ट्रैटेजीज़ पे स्ट्रैटेजीज़ बदल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कह रहा था कि देखें, अश्विन को खिलाया है इन्होंने, सही है? सीनियर बंदे को। अब वो परफ़ॉर्म कर गए, ठीक है? अब अब यहाँ पे चाहल साहब के थोड़े हालात ख़राब हो गए होंगे, वो सोच रहे होंगे यार अब मैं क्या करूँ? हाय, हाय, हाय! अभी देखें ना, अब आज अगर मैच होता है, आज है कल है इंडिया का, अब उसपे अगर फिर अश्विन परफ़ॉर्म कर जाते हैं, तो फिर चाहल ने जो साउथ अफ्रीका में परफ़ॉर्मेंस की, इंग्लैंड में की, उस वो अब किधर कंसीडर होगी? यार उसको जो क्या इनके हिस्ट्री साथ में वर्ल्ड लिखेंगे? कप में हो गई है ना चाहल को ना खिलाने की, जो लास्ट वर्ल्ड कप में, मुझे नहीं लगता अब इनके अंदर इतना दमख़म होना है कि ये चाहल को इग्नोर करें। यार उसने बहुत परफॉर्मेंस दी है और एज अ लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में हमेशा आप बहुत लीथल हो सकते हो कि ग्राउंड बड़े हैं और छक्के मारते हुए आपका टॉप एज वगैरह लग जाता है लेग स्पिनर के अगेंस्ट। तो ओवरऑल इंडिया की सीरीज़ अभी तक तो मतलब है कि फुल ऑन फिट जा रही है इंडिया के लिए हर एस्पेक्ट से। बस यही है कि अब थोड़ा-सा बस कर दें एक्सपेरिमेंटेशन को, बहुत हो गई है। सबको नज़र आ गया इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सबको पता लग गया है कि अगली 11 भी रेडी है। अब पहली 11 फाइनल कर लें। पहले रहे फाइनल कर ले बिल्कुल। अच्छा, और इसी कोहली साथ साहब में आ अब गए। वही जो हम बात कर रहे हैं पहली 11 पे, तो लास्टली ये टच मार देते हैं, ओपनिंग कौन करेगा? जिस तरह आप कह रहे थे कि यार अच्छा, अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे एक एक ओपनर मिसिंग है यहाँ पे, जो इधर होना चाहिए, पृथ्वी शॉ। वो भी है, वो वो भी भी है। बड़ा लेवल का डोमेस्टिक में टी20 प्लेयर है। अब देखिए गायकवाड है, राहुल है, हुडा है, पंत, अच्छा मेरा वोट जो है ना, मेरा किशन हुडा भी के है साथ है। वैसे तो, किशन भी किशन मिसिंग है। यार मतलब आउटस्टैंडिंग यार, क्या क्या करें अब, राहुल राहुल द्रविड़ भी सोच रहा होगा यार कि मैं अब क्या करूँ? मैं इतने से एक्सपेरिमेंट कर दिए, और लेकिन मेरे ख्याल में यार हुडा बेहतर ऑप्शन है, सेकंड पे राहुल है, थर्ड पे थर्ड पे पंत नहीं है यार, पंत यार नहीं है लेकिन मेरे ये हिसाब से। ब्रेकिंग न्यूज़ होगी अगर इन्होंने राहुल की को निकाल दिया। अब राहुल के साथ मसला पता नहीं क्या चल रहा है, पहले उसको अनफिट हो गया, पता नहीं कोई ऑपरेशन हो गया, फिर हाँ, कोविड हो गया, कोविड हो अब गया अब इसको। खबर आ रही है, आज मैं पढ़ रहा था कि फिर अनफिट हो गया। तो अब बस इंजरी होगी। तो अब या तो इसकी किस्मत ख़राब है, सही है, और या तो एशिया कप, बाकियों की किस्मत अच्छी है। या बाकी किसी की किस्मत अच्छी है कि अगर ये एशिया कप में ना खेला राहुल और सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ना हुआ और किसी ओपनर ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी इसकी जगह पर, फिर तो क्या ही है। और अगर किसी फिर तो ओपनर ने अच्छी परफॉर्मेंस ना दी एशिया कप में, तो फिर ऑब्वियसली राहुल स्कीम ऑफ द थिंग्स में वापस आ जाते हैं। तो बिल्कुल। समझ मेरे नहीं आ ख्याल रही। में ना, मुझे वैसे जलाल पता है क्या लगता है? मुझे लगता है ये एशिया कप में राहुल को नहीं लेके जाएँगे। वो शायद एशिया कप अवेलेबल ही ना हो में ना, अब अनफिट अगर इंजर्ड हैं तो पीछे कितना टाइम रह गया। गेम टाइम तो है हाँ, नहीं इनका, टाइम भी पिछले कम दो है। महीने से खेल ही नहीं रहे। बिल्कुल। हाँ, टाइम भी कम है, सही बात है। लेकिन वही एशिया कप में फेस ही कराएँगे रोहित से, और रोहित के साथ आ जाएँगे। ख़ैर वो तो कुछ कह नहीं और सकते रोहित का कौन तो पता ही आएगा। है कि फेस कर रोहित के साथ का अच्छा, किसी को नहीं पता। एक और पोज़ीशन भी है जो श्रेयस अय्यर की, वन डाउन वाली। अ, यार उधर तो कोहली आएगा ना वर्ल्ड कप में, वन डाउन तो अगर आप कोहली को बाहर कर रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन नहीं, नहीं, कोहली को बाहर नहीं करना। फिलहाल कोहली आएगा और चौथे पे आएगा सूर्य कुमार, उसके बाद श्रेयस अय्यर मुझे नहीं लगता, यार मुझे नहीं लगता, चलें देखते हैं। चांस कम है। देखो अभी पंत है 5वें पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल, लेकिन मुझे पंत भी नहीं लगता वर्ल्ड कप में जाता हो। नहीं, नहीं, एक तो ये खिलाएँगे ना कीपर, मेन कीपर। अच्छा आप बोल रहे हैं पंत कार्तिक की जगह वो आएगा, कार्तिक आएगा? कार्तिक खेलेगा मुझे लगता है। यार और कार्तिक साहब बहुत बड़ी रिस्क है इंडिया की, पता है? बहुत बड़ी रिस्क है।
एक तो बॉल तेज है उधर, दूसरा कार्तिक पता नहीं कीपिंग कैसे करेगा। लेकिन आई होप अल्लाह करे यार पंत बेहतर भी हो। कोई बहुत ही कोई एक्सेप्शनल कीपर तो नहीं है, कार्तिक उससे बेहतर ही कीपर है। लेकिन यार किधर बेहतर है यार, नहीं 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 यार, मैं तो नहीं कार्तिक ने बेहतर नहीं है, बेहतर कार्तिक नहीं से है। कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन कार्तिक इज नॉट अ बैड कीपर। उसकी नेचुरल मूवमेंट है। पंत थोड़ा गोलकीपर फीलिंग आती है। पंत का डील डॉल भी जरा उसकी फिजिक देख के अ, लेकिन यार नहीं समझ आ रही भाई, जाने दो जाने दो, ये इंडिया वाले ही बताएं, कमेंट्स में बता दे कोई अगर देखता है तो। कौन खेलेगा रोहित के साथ, हमें नहीं पता भाई, आपको बेहतर पता है। सही बात है। एनीवेज यार, ये कोई आजकल बड़ी बातें चल रही हैं कि जनवरी में बड़ी लीगें हो रही हैं। कोई पहले क्रिकेट साउथ अफ्रीका की एक लीग हो रही है, उसमें बड़े प्लेयरों की बात हो रही है। फिर आपकी अब यूएई की, पता नहीं ILT20 कह रहे हैं उसको कि क्या कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं पहली ग्लोबल लीग होगी, और उन्होंने बड़ी सैलरी सैलरी भी बढ़ा दी है। और क्या सीन है यार, क्या स्टोरी है इसकी? यार इसकी स्टोरी ये है कि बातें चल रही हैं यूई में होने वाला है एक T20 लीग, और जिसमें सबसे मजे की बात ये है कि बाकी लीग्स में हम देखते थे ना कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो कम होते थे, तो हम्म। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर होंगे 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, एक यूई का प्लेयर होगा और एक एसोसिएट प्लेयर होगा। प्लेइंग 11 में। तो प्लेइंग 11 में, ओए और होए इतना होए पैसा होए। इन्वॉल्व हो गया है यूई T20 में कि मेरे ख्याल में आईपीएल के बाद सेकंड नंबर पे ना जो हाईएस्ट पेड है होगा वो होगा यूई वाला। और ऐसा ही है इसका यार, कोलैप्स ये दिखाते हैं कि 6 फ्रेंचाइजेज हैं, 18 बंदों का स्क्वाड होगा इसमें। और जिस तरह अभी उमर ने कहा है कि 9 ओवरसीज प्लेयर्स एक प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं, तो ये तो बड़ी एक्साइटिंग बात हो जाएगी। तो ट्रूली ग्लोबल लीग पहली लीग ही होगी कि बाकी लीगों में तो 4 से ज़्यादा खिलाड़ी खेल नहीं सकते। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त होगी। और फिर हाईएस्ट जो इनका कैप है वो 4.5 लाख यूएसडीज हैं। और ये बेसिकली मेरा ख्याल है 1 महीने का ही है ना, जनवरी। ये ऑलमोस्ट इसमें 34 मैचेस हैं। हम्म। ठीक है, हर टीम 2 मैचेस खेलेगी, और ये यहाँ 30 डेज ऑलमोस्ट है इसमें। और ये यार ये मसला ये भी है ना, अब देखिए एक तरफ बीबीएल है, उसके अब टाइम फ्रेम यही बनता है तकरीबन। पीएसएल है, सही है, और हम्म। यूई लीग है, और यार सीएसएल। देखो, दिसंबर में आपकी स्टार्ट होनी है बिग बैश। हम्म, जनवरी तक जानी बिग बैश लंबी होती है। जनवरी में आपकी बिल्कुल ये स्टार्ट हो रही है, और इसी टाइम फ्रेम में आई थिंक क्रिकेट साउथ अफ्रीका की लीग भी स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और समझ ये नहीं आ और रही अब उसी के देखो। एंड में पीएसएल आ रहा है ना, इस पीएसएल मंथ फरवरी एट द एंड। में समथिंग होगा, हाँ, जब ये ख़त्म हो जाएंगी मेरा ख्याल हम्म, है पीएसएल स्टार्ट होगा। तो अगर आप इमेजिन ये करो कि आईपीएल में एक प्लेयर को $2 मिलियन मिल जाते हैं, जो टॉप टियर का प्लेयर होता है। ठीक है। पीएसएल में $2 लाख मिलते हैं। चलो पीएसएल आईपीएल से कम टाइम में होती है, मतलब फॉर एग्जांपल महीने से कम का शायद हमारा होता है। उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बुरी ऑप्शन नहीं है। जो इंग्लैंड का 100 टूर्नामेंट है उसमें भी 1,64,000 यूएसडीज हैं, बिग बैश में 238 हैं। ये टॉप टियर के प्लेयर्स की बात हो रही है। तो उस हिसाब से ये जो यूएई की T20 लीग है, ये तो अभी से सेकंड हाईएस्ट पैसे देने वाली लीग हो गई है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल प्लेयर्स ऐसा तो ही है। अट्रैक्ट होंगे इससे। और बिल्कुल, और अट्रैक्ट हो भी रहे, हो भी रहे हैं, हो भी रहे हैं, अट्रैक्ट हो बिल्कुल हो भी रहे रहे हैं। हैं। बड़ा कुछ सुनने में आ रहा है यार, बड़ा कुछ सुनने में आ रहा है कि बड़ा बड़े-बड़े प्लेयरों को ऑफ़रें जा रही हैं करोड़ों में। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करो 4.5 लाख यूएसडी को, तो आज की तारीख में शायद ये पाकिस्तानी 10 से 12 करोड़ के दरमियान बनते होंगे। ठीक है। ऐसा ही है। 1 महीने में अगर आपको 10 से 12 करोड़ मिल रहे हैं, आपको पूरे साल में किसी एक प्लेयर को, बेशक वो अच्छे लेवल पर हो, शायद इतने पैसे पाकिस्तान में नहीं मिलते। हम्म, हम्म, तो बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तान में किधर यार कहीं भी नहीं मिलते जितने इस तरह मिल रहे हैं, आईपीएल के इंडिया में अलावा और शायद कौन सा है। बना लेते हैं प्लेयर। इंडिया, इंग्लैंड और क्या नाम अच्छा, है, इसमें ऑस्ट्रेलिया। मजे की बात बताऊं आपको, देखिए हमने सीएसए की भी बात की, क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो है, और इसकी भी बात की कि यहाँ पे 6 फ्रेंचाइजेस हैं। हम्म। इन 6 फ्रेंचाइजेस में से 3 फ्रेंचाइजेस आईपीएल के टीम ओनर्स की, मुंबई हम्म। इंडियंस, कलकत्ता और वो दिल्ली वाले। दिल्ली वालों की। मतलब आप देखें कि आईपीएल का भी इन्फ्लुएंस है यूएई लीग में, और इस चीज से ये भी देखें कि जो यूएई वाले प्लेयर्स होंगे, जो इनकी टीम के इधर के होंगे, वो उनका वो आईपीएल में भी मोस्ट प्रोबेबली वही खेलेंगे।
लगता यही है। यार ये आपने बात याद कराई, इससे एडम गिलक्रिस्ट भाई याद आ गए। एडम गिलक्रिस्ट भाई अच्छा। कहते हैं कि आपने जो भी बात की कि 3 मतलब जो इनकी फ्रैंचाइज़ेज़ हैं वो ओन करते हैं आपके आईपीएल की फ्रैंचाइज़ेज़ या उनके को-ओनर्स, बिल्कुल। ठीक है? क्रिकेट साउथ अफ्रीका की 6 फ्रैंचाइज़ेज़ आईपीएल के ओनर्स या को-ओनर्स ओन करते हैं, ठीक है? तो वही गिलक्रिस्ट ने बात की कि भाई ये तो सीन बैड है। ये तो आईपीएल तो पूरा ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता जा रहा है और उसका, और ये तो फिर ओडीआई क्रिकेट हो गई, वो तो गई आपके काम से, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में तो कमर्शियल चीज़ें मेक सेंस नहीं करी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि ओडीआई क्रिकेट स्टार्ट ही इस वजह से हुई थी क्योंकि उस टाइम के ऊपर केबल टीवी वगैरह या आपकी एडवर्टाइजमेंट के जो तरीक़ेकार थे वो डिफरेंट थे उस टाइम के हिसाब से। और अब अगर आप एडवर्टाइज़र्स को देखें तो क्योंकि अब डिजिटल स्ट्रीम हो रही है, आपकी हर तरफ केबल टीवी नेटवर्क है, तो वो प्रेफ़र करते हैं कि हमें महीने का एक टाइम मिल जाए जिसमें डेली मैचेज़ हो रहे हों और हम डेली जो है अपने चीज़ों को मार्केट कर सकें। तो बायलैटरल सीरीज़ में ये नहीं होता, बायलैटरल सीरीज़ में गैप आ जाता है, सही है? और एडवर्टाइज़र्स कहते हैं कि यार हमारा इंटरेस्ट जो है वो ऑडियंस का ख़त्म हो जाता है कि अगर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैच है अगला और डिफरेंट टाइम पर है। तो ये लीग्स बहुत अट्रैक्टिव हैं कमर्शियल स्टैंड पॉइंट से। तो गिलक्रिस्ट भाई कह रहे हैं सीन बैड है। जडेजा भाई गिलक्रिस्ट क्या कह रहे साहब हैं? हाँ, जडेजा जडे जडेजा साहब भी ये कह रहे हैं कि जब 3 घंटे में आप एक काम कर सकते हो तो 7 घंटे में क्यों कर रहे हो? बात तो है। मतलब वो भी एक तरह से यही बोल रहे हैं कि भई कोई फ़ायदा नहीं है ओडीआई का। कहते हैं कि बस हम लोग मतलब अब जो डायनामिक्स बदल रहे हैं तो डायनामिक्स को अडॉप्ट करो और साथ-साथ आप जो है क्रिकेट को भी चेंज करो और आ जाओ टी20 पे। बात तो है यार। बिल्कुल। डिकॉक भाई क्या कहते हैं? डिकॉक यार डिकॉक साहब इनका थोड़ा ये भी ख़ैर वो घूम फिरा के यही बोल रहे हैं, लेकिन इनके थोड़े से जो है ना क्या कहते हैं एरिना जो है वो थोड़ा चेंज है। जैसा ये टेस्ट मैच से करे रिटायरमेंट बल्कि ले लिए इन्होंने ले रिटायरमेंट लेंगे ये तो काफ़ी। और ले ली भी है और ये कहते हैं कि ओडीआई कहते हैं इन्होंने बल्कि ये बोला है कि स्टोक्स का डिसीजन अच्छा है और ये पर्सनल पर्सनल लेवल पे काफ़ी प्लेयर इस तरह सोचते हैं और जिस तरह मैं भी इस बारे में सोचता था कि 3 फॉर्मेट मेरे बड़े मुश्किल होंगे इसलिए मैंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ली। तो अभी फ़िलहाल ओडीआई खेल रहे हैं और टी20 में ये बुक है आगे, हुँ। तो इनका ये सीन है। और साथ-साथ अभी एक रिसेंटली एक खबर आई है आयन आयन चैपल की जो कि इंग्लिश फॉर्मर कैप्टन ऑस्ट्रेलिया था के अभी कैप्टन थे, फॉर्मर ऑस कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। तो उन्होंने उन्होंने बल्कि अफरीदी वाले पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया है 40 ओवर्स वाली गेम को कि उन्होंने कहा है कि 40 ओवर्स होने चाहिए और बल्कि इसके साथ-साथ उन्होंने एक और पॉइंट भी उठाया है कि यार ये बड़ा क्रिटिकल डिसीजन है इस टाइम पे कि अगर आप लेट्स सपोज़ आज आप कह देते हो कि भई 50 ओवर्स खत्म करो तो 20 ओवर्स पे आ जाओ, ठीक है? हुँ, अब हो सकता है नेक्स्ट 10 इयर्स बाद अगर बात आती है कि यार 20 ओवर्स को खत्म करो 10 ओवर्स पे, तो आप 10 ओवर्स पे जाओगे। जाएँगे। ये एक पॉइंट उन्होंने बड़ा अच्छा रेज़ किया है। पॉइंट अच्छा रेज़ किया है। अब बात ये हो रही है कि अगर बंदा रियलाइज़ करे ना, तो ये 50 ओवर्स भी इजाद कैरी पैकर की अगर आप सीरीज़ देखो और आप पास्ट में जाओ, तो ये सारी चीज़ें जो ड्राइव 70 हुई रन हैं, में। ये कमर्शियल स्टैंड पॉइंट से ही ड्राइव हुई हैं। तो इसमें कोई ये उनकी लॉजिक नहीं थी, जिसका हम एज़ अ व्यूअर समझते हैं हमारी एक क्योंकि हमने बचपन से 50 ओवर्स को देखा है और हमें बड़े पसंद है 50 ओवर्स। हमारी ख्वाहिश होती है कि 50 ओवर्स इसी तरह रहें और ख़त्म ना हो। लेकिन अगर आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखो तो ये चीज़ें इजाद ही बिज़नेस की वजह से हुई थी। पैसे देख के हुई थी। तो अब पैसा ये डिमांड कर रहा है कि आप 50 ओवर्स को ख़त्म करके टी20 की तरफ शिफ्ट करो और अगर 10 साल बाद पैसा ये डिमांड करता है और लोगों का देखने का अंदाज़ और बिहेवियर क्योंकि हम खुद देख रहे हैं लोगों का मतलब है कि टाइम स्पैन और टाइम अटेंशन कम से कम होती जा रही है। ज़्यादा लंबी चीज़ें लोग देखना प्रेफ़र नहीं करते हमारी पॉडकास्ट की तरह। तो लोग जो हैं आगे से यही बोलेंगे कि हाँ, यार ठीक है अब 10 ओवर भी ठीक है। जब जो चीज़ 10 ओवर में हो सकती है तो फिर 20 ओवर का क्या ज़रूरत है? तो लेकिन वही बात है ना देखिए वो तो बात मैं अंडरस्टैंड है और मेक सेंस भी करती है कि बिज़नेस पर्सपेक्टिव ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे आपका बिज़नेस मैटर करता है। लेकिन अब हम जिस तरह क्रिकेट या हम लोग क्रिकेट के शौकीन लोग हैं, सही है और भी हमारी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में, भारत में। तो
अब वो क्या 10 ओवर में वो मजा आएगा गेम का? मतलब जो हम लोग अगर देखेंगे क्रिकेट को, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आने यार वाला हमें नहीं कि क्या आएगा, लेकिन आप 10 साल बाद शायद हम मैटर नहीं करेंगे उस तरीके से। अब आपने देखना है कि 10 नहीं साल बाद ऑडियंस क्या होगी। अब यंगस्टर्स यार, यंगस्टर्स क्या देखना बात सही चाहते है हैं, आपकी। ठीक है? तो ठीक है यंगस्टर, लेकिन वही बात है कि 10 ओवर में गेम का पता चलेगा। नहीं पता लगेगा, लेकिन अब बात ये है कि 10 ओवर में आपकी गेम मार्केट होगी, नहीं होगी? ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव होगी या नहीं होगी? सही है? अगर होगी और वो ज़्यादा पैसे ड्राइव करेगी, अगर 10 ओवर 20 ओवर से ज़्यादा पैसे बनाना शुरू हो गए तो गेम खत्म है। अगर 10 ओवर 20 ओवर से ज़्यादा पैसे नहीं बना सकी तो फिर ठीक है, 20 ओवर सर्वाइव करेगी। एट द एंड ऑफ द डे बात भैया, पैसों पे ऊपर फिर है। जिगर सीन यही है कि पैसा बोलता है हर जगह, जहाँ ऐसा पैसा ही है है भाई, बात ही उसी पर सारी है। पैसा मोल्ड करेगा चीज को। और पैसा हो सकता है क्रिकेट को भी थोड़ा सा यार लेकिन यार मैं तो अभी भी पॉइंट ये है कि ओडीआई का सर्वाइवल रहे और 40 ओवर्स ना रहे, 50 ओवर्स हो जाए। सबसे अच्छी जो थी ना स्ट्रेटेजी, सचिन की थी, सचिन भाई। सचिन की सबसे अच्छी है, और उस सचिन पे अनफॉर्चुनेटली लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हमारे अलावा। मतलब यार, उसने बात था बिल्कुल 2009 में उसने बात की थी। बिल्कुल। और बस क्या कह सकते हैं यार, क्रिकेट का लेकिन जो सर्वाइवल कह सकते जरूरी है। हैं वो ये है कि आप इंट्रो में कह रहे थे डेविड वार्नर बीबीएल खेलेंगे कि नहीं ओए खेलेंगे? हाँ, ये तो एक सबसे अच्छा मेजर, अब ये बहुत बहुत मजे की बात है, सही है। इस पे बल्कि इस पे भी गिलक्रिस्ट ने बोला है कि डेविड वार्नर को, क्योंकि एक होता ये है ना कि अगर किसी प्लेयर ने कोई और खेलने ली तो उसको अपने कंट्री का जो बोर्ड है उधर से एनओसी लेना होता है। हुँ, तो इस बात पे गिलक्रिस्ट ने बोला है कि एनओसी तो मिल जाएगा इनको ना, लेकिन वो फिर भी क्रिटिकली इस डिसीजन को देखें, क्योंकि क्योंकि काफी ज्यादा क्रिकेटर्स ना इनका पाथवे फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट ये कि ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, सही है। अब इसमें अगर हम क्रिटिकली देखें तो मुझे लगता है ये खेलेंगे, यूएई वाला लीग खेलेंगे। उस पे मेरे 3 पॉइंट्स हैं। आप मुझे बताइएगा, आप मतलब उससे काउंटर करते हैं या साथ ही है मेरे। तो इस पे एक तो ये कि देखें, बिग बैश ये खेले नहीं है पिछले 5-7 साल से। तो अभी मतलब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? एक तो ये है कि 7 साल से नहीं खेले तो अभी क्यों खेलेंगे? ठीक है, पैसे कम है, एक तो वजह ये। दूसरा पॉइंट ये है कि 36 इयर्स के ये हो गए अभी, ऐसा ही है। बिल्कुल। अब पैसा, ज़ाहिर है जब पैसा इम्पोर्टेंट है तो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको प्रेफ़रेंस देंगे। तीसरी चीज़ ये है कि भई अगर ये बीबीएल खेलते हैं तो वहाँ पे ये कैप्टन तो बन नहीं सकते, क्योंकि इन हुँ, पे केस हुआ हुआ है कोई, जिस वजह से ये नहीं बन सकते। हुँ। चौथी वजह ये है कि 3 कहा था हाँ, बस तूने। ये 3 3 हाँ, चौथी आप नहीं, बताइएगा। तेरी तीनों हाँ, ये वजूहात ठीक हैं। कैप्टेंसी वाली थोड़ी मुझे इतनी मैटर करती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन पहली 2 वजूहात जो हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। शायद 2013 से ऑनवर्ड्स ये बिग बैश नहीं खेले, और उसकी जो रीज़न है व्यूअर्स को अगर हम बताएँ वो ये है कि बिग बैश का हर टीम का एक स्पेसिफिक सैलरी कैप होता है। और ये जो टॉप टियर के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं ये इतने एक्सपेंसिव हैं कि एक तो ये अवेलेबल नहीं होते, ये सीरीज़ वगैरह खेल रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अगर ये अवेलेबल हों, तो अगर इन पे पैसे लगा दें तो फिर बाकी प्लेयर्स का बैलेंस और उनकी पेमेंट ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक स्पेसिफ़िक सैलरी कैप होता है, उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं सकते। तो ये प्लेयर्स उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो वायबल ऑप्शन नहीं है। ना सिर्फ डेविड वार्नर बल्कि स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टार्क वगैरह भी, मैं हाल इवन पैट कमिंग्स वगैरह भी, ये बहुत अरसे से बिग बैश नहीं खेल रहे। सही है? तो ये तो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। दूसरी बात जो है ना आपके पैसों वाली और इनकी एज की, बिल्कुल वैलिड है। बिल्कुल 100% वैलिड है, और हर बंदे को ये मतलब राइट है कि वो अपना फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में देखे। अब एडम गिलक्रिस्ट ने जो बड़ी प्यारी बात की वो ये की है कि उन्होंने कहा है कि अगर आपने इनको एनओसी दे दी, तो आप बिग बैश लीग और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की कमर्शियल डेथ वारंट के ऊपर साइन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और वो बिल्कुल। उन्होंने बात इसलिए की है कि भई अगर ये वहाँ चले गए, सही है? जैसे आपने कहा कि बाकी प्लेयर्स भी इनके फुटस्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे। तो जो भी मेन प्लेयर है स्टीवन स्मिथ टाइप का या बाकी हुँ, टाइप का, वो उधर चले जाएँगे। और उसमें होगा ये कि हो सकता है कि डेविड वार्नर ये बोलें कि भई मैं ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता, सही है? और मैं ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता, मैं अपने क्लब की तरफ से खेलूँगा, क्लब का कॉन्ट्रैक्ट लूँगा, जिसमें दिल्ली कैपिटल के ये प्लेयर होंगे, और क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को ओनर
शिप है उनकी दुबई कैपिटल्स की, तो ऑब्वियसली इनको उधर से भी खेलना पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया को ये प्रपोज़ल मारेंगे कि भाई मैं आपके लिए मैचेस के लिए अवेलेबल हूँगा, आप मुझे बस मैच फ़ी दे दिया करें, मुझे आपकी सैलरी-वैलरी नहीं चाहिए। सही है? तो अब अगर ये मॉडल हो गया, तो वो कहते हैं तो फिर सारे प्लेयर्स इस मॉडल पे चलना शुरू हो जाएँगे कि वो मैच फ़ी लेना शुरू कर देंगे और जो इम्पोर्टेंट मैच होगा उसके लिए बोलेंगे कि हम अवेलेबल हैं, और फिर उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन-सा मैच प्लेयर समझेगा कि इम्पोर्टेंट है। सही है? अगर एक लीग का सेमीफ़ाइनल हो रहा है और एक आम सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, इवन इंडिया के साथ हो रही है चलो, ठीक है। तो क्या वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक बायलैटरल सीरीज़ को प्रेफ़रेंस देगा या एक लीग टूर्नामेंट के सेमीफ़ाइनल को प्रेफ़रेंस देगा? क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं बिल्कुल। उसका। तो हाँ जी, बिल्कुल ये हाँ, हाँ। खतरनाक बिल्कुल सही पॉइंट सिचुएशन है। आपने उठाया। बहुत वैलिड पॉइंट है और ये वही सीन हो जाएगा कि जैसा फ्यूचर हमें यही नज़र आ रहा है कि क्रिकेट जो है वो फुटबॉल मॉडल पे जा रही है। उसमें भी हुँ, यही होता है कि लीग से प्लेयर थोड़ी देर के लिए जाते हैं, इंटरनेशनल खेल के आ जाते हैं, अपनी फ़ी वगैरह मैच फ़ी ले लेते हैं। बिल्कुल ये फुटबॉल वाला मॉडल है और जो नज़र आ रहा है, जो आजकल बातें लग रही हैं, उससे भी हमें यही चीज़ नज़र आ रही है। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि हाँ, ये ऐसी पॉइंट है बिल्कुल। अ, नहीं हाँ, इसमें तीसरा ये इसमें कि इसमें क्रिकेट में इसमें ना अब अख़ीर का पैसा भी आने वाला है, अख़ीर का पैसा आने वाला है। ये प्लेयर्स अब इनको नज़र आ रहा है कि हम जिस तरह सॉकर के प्लेयर्स मल्टी मिलियनेयर्स बने, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ हुँ, डॉलर्स वाला सिचुएशन है। अब क्रिकेटर्स को भी वो चीज़ नज़र आ रही है कि हम भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना सकते हैं, ठीक है? तो अगर किसी बंदे को ये ऑप्शन मिल रही हो, तो वो क्यों नहीं ये करेगा ऑप्शन, ठीक है? और ये व्यूअर्स को भी ये सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि वो टैग लगाएँ एक प्लेयर को कि भई ये पैट्रियोटिक नहीं है, ये पाकिस्तान बेच दिया, वेस्ट इंडीज़ बेच दिया, फलाना बेच दिया। आप खुद सोचेंगे अगर आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिले, तो आप हुँ, किस हुँ, राउट पे जाएँगे? बहुत कम लोग होंगे जो मतलब कंट्री को प्रेफ़रेंस देंगे इस तरीके से। तो रियलिस्टिकली यही है कि हर बंदा अपने घर का सोचता है और पैसों का सोचता है। ऐसा बोलता है। ऐसा ओके वाक़ई बोलता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है और फिर यार यही होगा जलाल के प्लेयर जो है वो बायलैटरल को तो मतलब उसको बैक बर्नर पे रखेंगे और जो इम्पोर्टेंस देंगे वो होगी आपके जो चैंपियंस लीग हो गई, वर्ल्ड कप हो गया, इस तरह के सीरीज़ के लिए आ जाया करेंगे प्लेयर्स, बिल्कुल, इस तरह सिर्फ़ के आईसीसी पॉसिबल के सीन। टूर्नामेंट्स ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई सीरीज़ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर किसी बोर्ड ने कोई सीरीज़ करनी भी हुई किसी बोर्ड के साथ, तो उस पे अगर खेलेंगे भी तो मुझे लगता है सेकंड टियर के प्लेयर्स खेलेंगे, और जिस तरह फुटबॉल के अंदर यूरो कप वग़ैरह हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, तो इसी तरीके से पाकिस्तान भी मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप ही खेलता दिखाई देगा और बाबर आज़म भी लीगें खेलता ही दिखाई देगा। यार मैं तो चाहता हूँ बाबर आज़म मतलब ये सारी प्रोसीडिंग इतनी जल्दी ना हो, थोड़ा-सा टाइम लगे, ताकि बाबर आज़म कुछ और रिकॉर्ड्स भी बना ले पाकिस्तान के लिए। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मुझे याद आई, बड़ा अच्छा फैक्ट था, एक जगह पढ़ा था कि 2011 से लेके 2016 तक जो आईसीसी के जो मैचेस हुए थे ना, उसमें ओडीआई थे तकरीबन आपके 500, 530, 540 सही है? वो टी20 थे 280, 280, 280 की मतलब आप लगा लें उसके प्लस माइनस था, सही है? प्लस हुँ। माइनस 5। अब 2016 से लेके 2021 तक जो ओडीआईज़ हुए हैं, वो उनका इतना ही रेशियो है तकरीबन 500 तक ही है। टी20 890 तक हुए हैं। ओह तो वाह! मतलब देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है कि मतलब आईसीसी के भी बैक ऑफ द माइंड ये बात है कि यार टी20 को किस तरह ऊपर लेके आना है चीज़ को, है ना? यार तभी तो आईसीसी हर दूसरे साल वर्ल्ड कप करवाता है टी20 का। तो वो तो उन्हें पता है कि टी20 से ही तो उनको पैसे मिल रहे हैं। हाँ, 50 ओवर्स जो है ना वो सर्वाइव करेगा वर्ल्ड कप की हद तक, सही है? बिल्कुल। 50 ओवर्स बाल वैसे नहीं सर्वाइव करता दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप सर्वाइव करेगा। जो आप बात कर रहे थे ना बाबर आज़म बाबर आज़म को पैसे बनाने दो यार तुम रिकॉर्ड बनवा रहे हो। हाँ, बाबर आज़म का पैसे यार पैसे कमा लेंगे यार, अभी भी ऑडी है पाकिस्तान में उनके पास। नहीं, 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 बनाने दो यार, हमारे पास भी कोई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाला कोई प्लेयर आए, ठीक है? सही। तो मैं तो चलो कहता हूँ इसी बिलियनेयर बने।
हैं? नहीं, इससे फ़ायदा हमें भी होगा ना, जितने ज़्यादा लीग्स होंगी, उतने ज़्यादा हम लोगों को एपिसोड्स बनानी पड़ेंगी। हो सकता है हमारा भी कोई सीन अच्छा हो जाए। पता नहीं फ़ायदा होगा या ज़्यादा ख्वारी होगी। एनीवेज़ काफ़ी लंबी होगी यार एपिसोड। सारी बहुत डिस्क्रिप्शन में लंबी। हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, सोशल मीडिया के लिंक्स, हमारे गूगल, एप्पल और स्पॉटिफ़ाई के लिंक्स, पॉडकास्ट के किसी ने अगर हाँ, उधर सुनना है। हमारी वेबसाइट का लिंक भी talkbeforewicket.com डिस्क्रिप्शन में होगा। तो पिछली एपिसोड का लिंक भी हमारी एपिसोड 8 अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो ज़रूर उसको चेकआउट करें और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी फ़ॉलो करें। ओके जी। और बिल्कुल और साथ-साथ रुक जाएँ, बड़ी जल्दी है, 1 मिनट रुक जाएँ। साथ-साथ क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और बेल का आइकन भी दबाएँ, ताकि आपको रोज़ एक नई अपडेट मिलती रहे क्रिकेट के बारे में। जी, ओके जी। उमैर साहब ख़्याल ओके रखें जी, अपना। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।